स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। और देखिए किस तरह से शानदार रिकवरी बाजारों में आती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से निफ्टी पर आपने 200 अंकों का सुधार देखा है और इस समय आप देखेंगे तो 13,400 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है निफ्टी। वहीं निफ्टी बैंक भी अब फाइनली पॉजिटिव हो गया है, 29,500 का लेवल रिक्लेम किया है। यूरोप के खुलने के बाद भारतीय बाजारों में आई है रिकवरी। आइए देखते हैं आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हो सकती हैं। जिस तरह से बाजार में एक्शन भरते हुए दिख रहा है, भरपूर तेजी आ रही है कुछ सेक्टर्स में। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हुई है, 13,400 के करीब अब निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर बढ़िया एक्शन है। निफ्टी बैंक यहां पर भी आप दिन के निचले स्तरों से 500 अंकों की रिकवरी देख रहे हैं। 29,000 का लेवल थोड़ी देर के लिए तोड़ा जरूर था, पर वहां से अच्छी रिकवरी आकर अब वापस 29,500 के ऊपर निफ्टी बैंक दिखेगा। सपोर्ट मिल रहा है आज निफ्टी को आईटी शेयर से। दिग्गज आईटी शेयर्स, मिड कैप आईटी शेयर्स, सभी पर आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है और 2% ऊपर है आईटी इंडेक्स इस समय। फार्मा यहां पर भी आपको अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। निचले स्तरों से अच्छा सुधार आया है फार्मा के लेवल इंडेक्स पर और 1% की तेजी दिख रही है। और यूरोप यहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कल ऑफ कोर्स भारी गिरावट आई थी यूके में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के मिलने के बाद, पर आज रिकवरी के संकेत हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी हल्की सी नरमी आपको दिखा रहा है। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजार वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आए हैं। आइए देखते हैं आने वाले 1.5 घंटे में किस तरह का मार्केट एक्शन रहेगा। थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, बताएंगे आपको क्या रणनीति होनी चाहिए। अनिल जी से भी जानेंगे कि इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है और आगे की चाल के लिए कैसे तैयार होना है। पर उससे पहले देख लेते हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स, साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपकी होनी चाहिए नजर। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मजेस्को के डिविडेंड में हिस्सा लेने का आज आखिरी मौका है। 25 दिसंबर इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कल मजेस्को 974 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड के लिए एक्स डेट तय की गई है। वहीं धामपुर शुगर की बोर्ड बैठक कल होने जा रही है, जहां पर डिस्टिलरी क्षमता विस्तार पर विचार किया जाएगा। पीसी ज्वेलर्स कल प्रमोटर बलराम गर्ग के शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, जो कि फोकस में रहेगी। इसके अलावा असाही सोंगवांग पर फोकस रखें। बायबैक कल जो है बंद होने वाला है। गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी होगी। उसी के साथ क्रिसमस से पहले अमेरिकी बाजार आधे दिन के लिए गुरुवार के दिन खुलते हुए दिखेंगे। एनबीएफसीज के लिए आरबीआई के डिविडेंड वाले नियमों पर सुझाव देने की आखिरी तारीख है गुरुवार, यानी कि 24 दिसंबर का दिन। वहीं एनआईटी लिमिटेड पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि 24 दिसंबर को एक बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर फैसला होने की संभावना है। और अंत में स्पाइस जेट मुंबई से मालदीव्स के लिए उड़ानें जो हैं 24 दिसंबर से शुरू करने जा रहा है, तो इस इवेंट पर भी एक बार नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। भसीन साहब की रिकमेंडेशंस पर जबरदस्त एक्शन आ रहा है बाजार में और टारगेट हिट होते दिख रहे हैं भसीन साहब की कॉल्स पर। तो स्वागत करते हैं भसीन साहब का। गुड आफ्टरनून सर। एक और वॉलेटाइल सेशन रहा है आज बाजारों के लिए, थोड़ी रिकवरी इस समय आती हुई दिख रही है। पहले तो अपने अपडेट्स बताएं सर। तो देखिए दीपांशु, कल मैंने जितनी शॉर्ट दी थी वो सारी शॉर्ट्स हिट हो गई, लेकिन आज मैंने सुबह आपको दो बहुत अच्छे बाय कॉल दिए थे। 768 770 वाला सिप्ला हिट अ न्यू हाई 789, अभी इट जस्ट हिट अ फ्रेश टुडेज हाई। और अभी भी मैं सोचता हूँ ट्रेडर को 795 मिल सकता है, बट अगर आपने लिया है तो 2.5% मिल रहे हैं आपको। मैंने सुबह 201 में बोला था आरबीएल बैंक विल बी द बैंक, वो 207 हो गया, वो अभी भी 225 तक जा सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट अगर लेते हैं तो 212 के ऊपर लीजिए। और अब आपके लिए दो बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। Again, as a disclosure, these are trading come delivery buys. If you can position yourself, you have to be prepared that the market can be volatile, but these are good trades to have in your portfolio. तो पहला आएगा रिलायंस। दिग्गज शेयर है, मुझे लगता है रिलायंस हैज अंडरगॉन अ शार्प करेक्शन। दिस इज द टाइम टू बाय रिलायंस। 1925 में लीजिए। 1895 का स्टॉप लॉस है, 1985 to 2000 का टारगेट। और दूसरा बैंक होएगा जो आईडीएफसी फर्स्ट, जो मुझे बहुत पसंद है। रिजल्ट्स विल बी फिनोमिनल दिस क्वार्टर। 34 रुपए 34.10 में लीजिए। 33 रुपए 35 पैसे का स्टॉप लॉस है, 37 रुपए का टारगेट। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर करनी है खरीदारी।
33.35 का स्टॉप लॉस रखे आईडीएफसी फर्स्ट में, टारगेट 37, और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1985 2000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। 1895 का रहेगा स्टॉप लॉस। भसीन साहब की तरफ से 2 बाय कॉल्स और दोनों ही डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया भसीन साहब। 2:50 पर आपसे फिर से होगी मुलाकात एक बढ़िया BTSTT कॉल के लिए। पर बाजार में एक्शन है भरपूर। थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे और जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स पर आपको करने हैं ट्रेड के मौके। पर तब तक चलते हैं वरुण के पास और जान लेते हैं खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो BEML, आज हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि सरकार यहाँ कुछ नॉन कोर एसेट्स जो है उसको बेचने की योजना बना रही है और इससे करीब करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना है। कुछ ज़मीनें हैं उनको ये बेचेंगे। तो इसके बाद BEML में भरपूर एक्शन आपको देखने मिला है। एम्बेसी ऑफिस सीट, यहाँ पे QIP का जो इशू प्राइस है वो तय हो गया है। 331 रुपये का तय हुआ है। अपने फ्लोर प्राइस से करीब 17.5 रुपये डिस्काउंट पे ये तय हुआ है। सद्भाव इंजीनियरिंग, गुजरात मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बोली लगाई थी और सबसे लोएस्ट बिडर बनके ये उभरे हैं। 805 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इन्होंने 780 करोड़ के आसपास की बोली लगाई है। ICICI बैंक, विदेशी कंपनियों के लिए इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑयल इंडिया, असम हाइड्रोकार्बन्स के साथ इन्होंने एंड एनर्जी के साथ इन्होंने करार किया है। इस करार के तहत नामरूप ब्लॉक में ये करीब करीब 10% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट जो है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में लेंगे। तो ये एक ऑयल इंडिया के लिए खबर। इसके अलावा कुछ बड़ी डील्स हुई है। NMDC में 45 लाख शेयर्स की, PFC में 1 करोड़ शेयर की और वेदांता में करीब 28 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बड़े सौदे आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही खबरों के दम पर भी स्टॉक्स जो एक्शन में हैं। पर आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि कहां पर हैं बाजार में मौके और कौन से स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, विश्वेश जी और नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में विजय चोपड़ा साहब भी जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे भी कि मार्केट पर अब किस तरह की चाल बनती हुई दिख सकती है। पर IT यहां पर एक्शन लीड करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक्स। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में रिवाइवल आते हुए दिख रहा है और साथ ही फार्मा शेयर्स भी तेजी में हैं। पहला बिगुल क्लोजिंग शो के लिए राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, ये थोड़ा चार्ट कॉर्नर से हटकर है, समथिंग स्पेशल है। माइंडट्री पे खरीदारी की राय है। माइंडट्री के अंदर एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंटायर IT जो है वो फ्लेवर में है और माइंडट्री ने एक ब्रेकआउट प्लस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। तो माइंडट्री को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, आज का जो सेक्टर है दीपांशु, विदाउट अ डाउट IT है और एक एक करके सभी IT काउंटर्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के बनिस्पत आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। माइंडट्री को इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आया है और यहां पर देखिए स्टॉप लॉस आपको रखना है 1498 पर। 1498 रुपए के स्टॉप लॉस से मात्र 12 रुपए का स्टॉप लॉस, 12-17 रुपए का स्टॉप लॉस है जिसके साथ बाय करें। पहला टारगेट 1550 रुपए का 1550, दूसरा टारगेट 1565 रुपए का 1565। बड़ा ही दमदार ब्रेकआउट आता हुआ माइंडट्री पे नजर आ रहा है। बिल्कुल दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है आपको माइंडट्री पर। नजर रखिए, इस काउंटर पर डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बल्कि 6-6.5% की तेजी माइंडट्री पर आपको आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी, कोफोर्ज भी ज्यादा दूर नहीं है, 5% की तेजी इसमें, और माइंडट्री कोफोर्ज दोनों ही लीड करते हैं जब भी IT स्टॉक्स में तेजी आती है। तो बताएं 2500 पर कोफोर्ज पर क्या करेंगे? देखिए दीपांशु, एक चीज समझनी होगी कि कल का जो गिरावट था उसको आप लाइटली नहीं ले सकते हो, पहली बात। ठीक है, आज मार्केट ऊपर आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं IT फ्लेवर में है। दूसरी बात, जहां तक कॉफोर्ज की बात है तो मुझे लग रहा है कि अभी फॉर अ फ्रेश खरीदारी, एटलीस्ट फ्रॉम लेट्स से पोजिशनल, जहां पे आप 5 से 10 दिन होल्ड करते हो, उसके लिए वेट करना चाहिए। थोड़ा ऊपर जा सकता है, मैं ये वार्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ डैमेज हुआ है मार्केट में, जो आज ये वीक के एंड ऑफ द डे डेटा में हमें उभर के क्लियर मिलेगा। तो मेरी सलाह होगी कि IT डेफिनेटली लॉन्ग है, लेकिन IT में जो है इन्फोसिस इज द बेस्ट पिक। मैंने इन्फोसिस मेरे ख्याल से 1130 में रिकमेंड किया था, उसके बाद 1180 में किया था। आज भी इन्फोसिस ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कोफोर्ज को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कल के करेक्शन में द लोएस्ट स्टॉक व्हिच फेल were the IT, and out of that TCS and Infy is doing fantastic good. So out of Coforge and Infy, I would still like to go with Infy, and मेरे हिसाब से थोड़ा सा cautious रहिए, ओवर लिवरेज पोजीशन ना बनाए तो बेटर रहेगा।
ओके तो कोफोज में पोजीशन ना बनाए, बट इन्फोसिस में जो विश्वेश जी का कन्विक्शन था वो पे ऑफ होते हुए दिख रहा है और जबरदस्त एक्शन में ये स्टॉक आते हुए दिखा है। टाटा केमिकल्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है, निचले स्तरों से यहाँ पर थोड़े बाइंग के संकेत आए और डेज हाई पर स्टॉक आए इस समय। कुणाल जी, टाटा केमिकल्स खरीदेंगे? देखिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है दीपांशु, विदाउट अ डाउट बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और मैंने और राकेश जी ने निचले स्तरों पर खरीदारी की राय भी दी थी। उसके बाद इसमें एक तीव्र बढ़त आई, अब एक कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक चलने का प्रयास कर रहा है। एक बुलिश ट्विजर बॉटम पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, तो मेरी राय में देखिए आज बिल्कुल खरीद करके जाना चाहिए। अगर इन्हीं स्तरों के आसपास बंद हो जाए तो क्लोजिंग बेसिस पर बाय करें। 440 का एक स्टॉप लॉस रख लें, जो कि आज का डे लो है, उसके करीब स्टॉप लॉस रखें और ऊपर 500 रुपए तक की जगह है तो 500-515 के लेवल्स आपको टाटा केमिकल्स में देखने को मिलेंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर इन्हीं स्तरों पर बंद होता है तो खरीदारी की राय। ओके, तो टाटा केमिकल्स पर रखे नजर, वहां पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। वागले साहब, जस्ट डायल एक शार्प स्पाइक आते हुए दिखा है सर। यूजुअली वायदा कारोबार का तो अब हिस्सा नहीं है, पर आपसे काफी बार चर्चा हो जाती है। जस्ट डायल 4.5% ऊपर ट्रेड का मौका है? दीपांशु, नहीं, ट्रेड का मौका नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे। स्टॉप लॉस आपका 590 के नीचे जो 40 रुपया है नीचे, लगभग 37 रुपीज, तो वो लिया से अब मतलब नहीं बनता है। बट यस, यहाँ से डेफिनेटली 645 650 की तरफ जा सकता है। ओके, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए राय। जस्ट डायल पर ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक दोनों ही काफी एक्टिव रहे हैं। आईटी में एक बार फिर से तेजी है, बताएं सर, एल&टी इन्फोटेक मौका बन रहा है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है और एल&टी इन्फोटेक बिल्कुल एक अच्छा मूव दिखा रहा है। 3540 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। रिसेंट के हाई ब्रेक हुए हैं, कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक स्टॉक यहां से और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसमें 3600 प्लस के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो डिप्स में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें। ओके, तो डिप्स में करनी है खरीदारी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस करनी है होल्ड। एल&टी इन्फोटेक यहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। एक शानदार रिकवरी आई है बाय द वे आज इंटरग्लोब एविएशन पर, नजर रखिए उस स्टॉक पर। निचले स्तरों से लगभग 6-6.5% की रिकवरी आपने इंटरग्लोब एविएशन पर देखी है। हालांकि यूके की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है, पर इनका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आ रहा है उस खबर का। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो गिरावट के बाद थोड़ी एक रिकवरी इंटरग्लोब एविएशन में आती हुई दिखी है। एविएशन स्टॉक्स में तो रिकवरी आई है, पर इसके अलावा कुछ और स्पेसेस हैं जहां पर परेशानी बढ़ी हुई है। पीवीआर पर नजर डालिए, भारी गिरावट आई है क्योंकि एक तो लॉकडाउन का फिर से डर है कुछ जगहों पर उससे ज्यादा जो बड़ी खबर ऑलरेडी आ चुकी है, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग रहा है शहरी इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक। क्या इंपैक्ट हो सकता है पीवीआर का और कितना इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, कितना इंपॉर्टेंट है मुंबई पीवीआर के लिए और आइनॉक्स लीजर के लिए, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताएं क्या डर बन रहा है इन कंपनीज के लिए? डेफिनेटली देखिए, डर तो बनने ही वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब प्लान कर रहे थे कि 31 आएगा, 25 आएगा, मूवीज़ देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, और उसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, 11 से 6 का कर्फ्यू लगा दिया, नाइट कर्फ्यू। तो अब ये जो चीज़ है ये दिक्कत कर सकती है काफ़ी सारे होटल कंपनीज और खासकर मल्टीप्लेक्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस का महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। अगर आप पीवीआर को देखें तो इनके पास करीब 835 स्क्रीन्स है, उसमें से करीब 165 स्क्रीन्स जो है वो केवल महाराष्ट्र में है। आइनॉक्स को देख लीजिए, 626 स्क्रीन्स में से करीब 129 स्क्रीन्स जो है वो इनकी महाराष्ट्र में है। यानी कि दोनों कंपनीज को अगर आप देख ले तो इनकी कुल स्क्रीन्स जो है उसमें से 20% स्क्रीन्स जो है वो केवल महाराष्ट्र में ही है और ज़्यादा से ज़्यादा इनका मुंबई में एक्सपोजर है। अब देखिए, मुंबई में लोगों को वैसे भी खर्च करना काफ़ी पसंद है, तो आप टिकट तो खरीदते हैं, साथ ही साथ जो F&B पे खर्चा आप करते हैं उसके चलते इन कंपनीज़ की रेवेन्यूज़ काफ़ी बढ़ती है। मल्टीप्लेक्सेस को अगर आप देख लीजिए तो इनके कुल रेवेन्यूज़ में से करीब 25% के आसपास जो है वो केवल महाराष्ट्र से आता है। सिर्फ यही नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी मुंबई में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। जो हिंदी फिल्म्स रिलीज होती है उनके कुल रेवेन्यूज़ जो आते हैं उसमें से 30% केवल महाराष्ट्र से आते हैं। और अब ये जो नाइट कर्फ्यू लग गया है, इसके चलते कहीं ना कहीं जितने भी मल्टीप्लेक्स कंपनीज है उनको अपनी जो लेट नाइट शोज है ना उनको काफ़ी हद तक कम करना पड़ेगा। अभी आप जाते तो आपको 9 बजे की टिकट मिल जाती है, 11 बजे की भी टिकट मिल जाती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लग जाएगा तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज को वो जो शोज है उनको बंद करना पड़ेगा। और देखिए, क्रिसमस है, न्यू ईयर है और ऐसे टाइम पे ज़्यादा लोग बाहर जाना पसंद करते हैं और नई नई फिल्म्स भी रिलीज होती है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज के रेवेन्यूज़ पे इसका सीधा इम्पैक्ट होने वाला है। और इसके लिए आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो नाइट कर्फ्यू लगाया है उसका इम्पैक्ट पीवीआर और आइनॉक्स पे देखने मिल रहा है।
वरुण 25% रेवेन्यू सिर्फ एक स्टेट से आता है? सिर्फ एक स्टेट से आता है, उसमें भी ज़्यादातर तो मुंबई से ही आता है। ये आप सोचिए, 20% स्क्रीन तो इनकी महाराष्ट्र में ही है। वाओ, तो बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इन कंपनीज के लिए। और देखेंगे कि इसका फिल्म प्रोडक्शन पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर ये रूल्स फिल्म प्रोडक्शन के लिए या टीवी प्रोडक्शन के लिए लागू नहीं होंगे, बट डेफिनेटली एग्जिबिटर्स के लिए परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। और इसलिए हमने देखा कि हालांकि आज काफ़ी सारे स्टॉक्स और स्पेशली कुछ स्टॉक्स जो लॉकडाउन से अफेक्टेड होते हैं वहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी आई है, पर पीवीआर अभी भी इस पर दबाव बना हुआ है। 1200 के लेवल से रिकवर जरूर कर रहा है, पर अभी भी 6-6.5% नीचे ही ये स्टॉक है। और फ्यूचर्स में देखेंगे तो और भी ज़्यादा गिरावट है। बंसल जी, 1200 तो होल्ड कर रहा है पीवीआर, पर जिस तरह से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और फ्रेश अगर बिकवाली आती है मार्केट में, तो फिर किस तरह का एक्शन दिखेगा चार्ट पर? देखिए दीपांशु, पीवीआर ने करेक्शन दिखाई है, बट आज का लो देखें तो 1212 का लो है। 1210 एक अहम सपोर्ट है, 1210 एक अहम सपोर्ट है। वो सपोर्ट से इसने एज ऑन ऑफ तो सपोर्ट लिया है। अब बड़ा क्रैक इसके अंदर देखने को मिलेगा जब आज के लोस टूटेंगे, 1210 के लोस टूटेंगे, तब ये यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ तो स्टॉक एक बार को रुक गया है टेक्निकली। 1210 सपोर्ट है, जो जिन्होंने ले रखा है वो 1210 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अब फ्रेश शॉर्टिंग जो है 1210 के नीचे करने की राय होगी। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि गिरावट के बाद एटलीस्ट रुक गया है स्टॉक। अब यहाँ से और कितनी गिरावट आती है वो देखना पड़ेगा, या फ्रेश गिरावट पर थोड़ा प्रेशर और बनेगा या नहीं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। पर पीवीआर की हमने बात करी, एक बार इंटरग्लोब पर भी नजर डाल लीजिए। अब और तेजी बन रही है, 1550 के करीब इंटरग्लोब आते हुए दिख रहा है और डेज हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6-6.5% की निचले स्तरों से रिकवरी इस पर आती हुई दिखी है। तो इंटरग्लोब एविएशन एक स्टॉक है जहां पर आपको रखना है फोकस। जुबलेंट फूड यहां पर भी नजर रखिए, 1.5% की रिकवरी यहां पर भी आपको दिख रही है। और सुमित जी, सुबह आपसे बात भी करी थी और आपने राइटली कहा था कि चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो बिकवाली तो नहीं करनी है। और देखिए रिकवरी भी आ गई, क्या खरीदारी का ट्रेड बनता है जुबलेंट पर? देखिए, जैसे सुबह कहा था सेम वैसा ही व्यू है। जुबलेंट फूड काउंटर बहुत स्ट्रांग है और ये स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से वन वे तेजी ही देखने को मिल रही है। बीच चीज में छोटी छोटी गिरावट आती है, बट वो गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, सेम जैसे आज हुआ। तो जुबलेंट फूड यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 2750 से 2780 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें और फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें, बट जिन्होंने बना रखी है वो पोजीशंस होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए जुबलेंट फूड पर खरीदारी की राय। नजर रखिए, धीरे धीरे करके ये सारे हाई बीटा ट्रेडर फेवरेट्स नेम्स आपको बाजार में अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बार बाजार पर नजर डालिए, क्योंकि निफ्टी अब सेंचुरी लगाकर 13,450 के पार आने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी की पूरी रिकवरी हो गई है और अब डेज हाई पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी निफ्टी बैंक पर भी आपको आती हुई दिख रही है और डेज हाई के करीब निफ्टी बैंक भी आ रहा है। तो सही समय है। अनिल जी से भी एक व्यू ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी तो थोड़ी देर में आएगी सर, पर पूरी रिकवरी बाजार में डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर हो गए। मुझे नहीं पता था दीप, आप मेरा स्वागत इतना अच्छे से करो, मैं थोड़ी देर पहले आ जाता था। तो ये तो मतलब गजब जाना ही ही नहीं चाहिए था। अच्छा, नहीं आता तो और ज्यादा हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब आ गए तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रिकवरी स्मार्ट है और सबसे बढ़िया बात है कि रिकवरी पूरी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। और दूसरी अच्छी बात है कि अच्छे खासे उतार चढ़ाव के साथ आती हुई दिख रही है, यानी कि चेंज ऑफ हैंड्स हो चुका है। जो कमजोर सेलर्स हैं या जिनको बेचकर निकलना था, पोजीशन कम करनी थी, वो कर चुके हैं, और जो मजबूत सेलर्स है वो आते हुए दिख रहे हैं। तो इस रिकवरी के मायने थोड़े बेहतर हैं। और मुझे लगता है कि खास तौर से इसलिए भी कि अगर आप बाकी ग्लोबल मार्केट्स देखें तो उतने दमदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार जो स्क्रीन पर पूरा रिकवर होकर दिन के आखिरी घंटे में, सवा घंटे में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग एक्शन होगा। तो बस आपकी इजाज़त हो तो मैं अगले 5 मिनट में कुछ डेटा देखकर अपनी स्ट्रेटेजी में कोशिश करता हूँ। 9:25 माफ़ कीजिएगा 2:25 पर ही कर दूँ जल्दी से। तो मैं डेटा तैयार कर लेता हूँ, तब तक आइडिया लग जाएगा कि क्या डेटा क्या कह रहे हैं, क्या वाकई में इतनी रिकवरी होने की तैयारी है क्या। बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार करते हैं स्ट्रैटेजी का। तब तक कुछ और स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं जहां पर एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक यहां पर अच्छी मूव आती हुई दिखी है। नितिन जी, बंधन बैंक वापस 400 के लेवल्स पर आते हुए देखते हैं स्टॉक, जिस तरह से तेजी बन रही है। देखिए, बंधन बैंक अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से फॉर्मेशन है, मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा बैंक्स में तेजी आएगी। और अभी एक बाउंस हमें दिख रहा है, बट रोलोवर्स के बाद से जो रोलोवर्स बैंक निफ्टी में हुए हैं उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे वीकनेस बन सकती है। तो उसको देखते हुए बंधन बैंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं, वीक और हो सकता है और बाइंग बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। आज बाउंस आपको दिख रहा है,
बट बाउंस में एक बार हमें शॉर्ट टर्म अगर आपने रिसेंट में लिया है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर 13,500 स्पॉट लेवल, 13,550 ये लेवल काफी रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो मुझे लग रहा है एक बाउंस है, बाउंस में अगर आपकी शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड कल फंस गया तो एक बार निकलना चाहिए यहाँ पे। और बंधन बैंक में भी जो बाउंस है इसका फायदा उठा के इस लेवल पे निकलना चाहिए। ओके, तो थोड़ा जो बाउंस है वो शायद सस्टेनेबल नहीं रहे बंधन बैंक जैसे नेम्स में। बाजार का जो बाउंस है वो जबरदस्त इस समय आपको दिख रहा है। सेंसेक्स 800 अंक रिकवर हुआ है, इस समय 400 अंक ऊपर है। निफ्टी जबरदस्त रिकवरी हुई है, 13,450 के ऊपर निफ्टी आते हुए दिख रहा है और निफ्टी बैंक भी 29,650 छूने की तैयारी में आपको इस समय दिख रहा है। तो ज़बरदस्त एक्शन इस समय बाजार में और डेज हाई पर आप वापस बाजारों को देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी पूरी की पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। एक्शन में रिकवरी में जो पार्ट ले रहे हैं स्टॉक्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉप निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इन काउंटर्स में आई है। टीसीएस ऑफ कोर्स अपनी भूमिका निभा रहा है इस समय। इन्फोसिस, विप्रो, एचयूएल मार्केट को होल्ड अप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ से एक ज़बरदस्त एक्शन आया है इस समय। मिड कैप स्पेस में कुछ हाई बीटा काउंटर्स पर अच्छी मूव आ रही है, वहाँ पर भी नज़र रखें जहाँ तक एक्शन का सवाल है इस समय। जी सर, बिल्कुल। और इस बीच दीपम सेक्रेटरी इस वक्त आप जानते हैं कि डाइवेस्टमेंट डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और दीपम सेक्रेटरी के पांडे साहब बातचीत कर रहे हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से। आइए सुनते हैं। ने जो प्रॉमिस किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, उस पर हमें अपडेट दीजिए सर। शिपिंग कॉर्पोरेशन आपको उम्मीद है इसी साल कंक्लूड हो जाएगा और इसमें कोई आगे पुश होने की संभावना आपको लगती है? बिकॉज कोविड का एनवायरनमेंट अभी भी थोड़ा बहुत है। जी सर। हमारे एक्चुअली जो हमारी विनिवेश की प्रक्रिया में है, जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हमें कहते हैं, जिसमें कि हम मैनेजमेंट कंट्रोल पास इन करते हैं और उसके तहत प्राइवेटाइजेशन की भी प्रक्रिया जारी है। उसमें कई सारे हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी मंजूरी दी गई थी। जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट आपको ज्ञात है कि उसके बारे में जो निर्णय लिया गया था, उसके बाद अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें आ गए हैं और वो प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसी तरह से बीपीसीएल में भी जो पूरा डिसइन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो इक्विटी है उसको निकालने की जो प्रक्रिया थी, वो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं और उसके भी आगे गति आगे पकड़ ली है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने इशू किया है और इसमें 13 फरवरी की डेट है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के आने के बाद वो सेकंड स्टेज में जाएगी। इसी तरह से हमारे कुछ जो और ट्रांजैक्शंस के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम जो अभी शीघ्र लाने वाले हैं, उनमें एक NINL है, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक कंपनी जो उड़ीसा में स्थित है, और एक बेमल है जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, जिसके बारे में भी आगे कैबिनेट का निर्णय हुआ था। उसका भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। और इसी कड़ी में कुछ समय बाद हम कॉनकॉर का भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाएंगे। ओके, तो आपने जो प्रॉमिस किया था वो आप करेंगे। सर, BEML पे मुझे आप बताइए, आपने कहा कि कुछ समय में ये आ जाएगा, क्या एग्जैक्ट टाइमलाइंस हम ले सकते हैं? क्या हम ये साल खत्म के पहले देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए? क्योंकि इस पे काम बहुत टाइम से चल रहा है सर। हमारा कोशिश है कि इसी साल वो आ जाए, तो उसी के लिए हमारा प्रयास जारी है। इस साल सर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर सर? कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ दिनों में ही ये भी एक इम्पोर्टेंट सरकार की तरफ से निर्णय आने की तैयारी में। सर, मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपकी बातचीत चल रही है, जो कंपनीज जिस तरह से इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उस पर एक सवाल उठे थे कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन शायद नहीं मिल पाए सरकार को, और सरकार बहुत क्लियर है जब तक उस एसेट की सही वैल्यू ना मिले तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस बात पर अभी क्या सिचुएशन दिख रही है, किस तरीके के इंटरेस्ट आ रहे हैं, इस पर हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक अंदाजा दीजिए सर। देखिए, आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो हमारी प्रक्रिया है, जो कि सर्वविदित है, पब्लिक डोमेन में भी है, उसमें हमारा 2 स्टेज में हमारा प्रोसेस होता है। पहले हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लेते हैं,
जिसमें कि क्वालिफाइड बिडर्स जो क्वालिफाई करते हैं एक मिनिमम लेवल में, जिसमें कि नेटवर्थ क्राइटेरिया, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, अन्य जो कंडीशंस होती हैं, उनको लिया जाता है। उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया करते हैं, और ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया में वो डेटा रूम होता है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं, वो साइट विजिट कर सकते हैं, और उसके बाद उनके साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट तथा अन्य डॉक्यूमेंट शेयर किया जाते हैं, और उसके बाद ही एक फाइनेंशियल बिडिंग की प्रक्रिया होती है। तो फाइनेंशियल बिडिंग जो है वो पहले स्टेज में नहीं होता है। फाइनेंशियल बिडिंग जब एक सामान्य रूप से सब तैयारी हो जाती है, उसमें फाइनेंशियल बिडिंग के लिए उनको आरएफपी दी जाती है, और उसके बाद अन्य हमारी जो है रिजर्व प्राइस फिक्सेशन है और डिसीजन लेने का, और फिर हस्तांतरण की प्रक्रिया। या यदि लिस्टेड कंपनी होती है, इसमें ओपन ऑफर का जो सेबी के नियमों के अनुसार वो भी पालन करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जो वैल्यूएशन का जो स्टेज है वो इस समय नहीं आता है, वो फाइनेंशियल बिडिंग के बाद, फाइनेंशियल बिड्स आने के बाद ही रिजर्व वैल्यूएशन का आता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो कोविड के कारण उसमें इम्पैक्ट आया था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और अब हम ये कह सकते हैं कि हम दोबारा पटड़ी में हैं। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दोबारा हमारे आगे बढ़ रही है। कौन कौन की आपने बात कही? ओके, तो ये हैं दीपम सेक्रेटरी टी.के. पांडे साहब, जिनके साथ बातचीत पूरे डाइवेस्टमेंट पर हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल की तरफ से पूरी डिटेल्स इस इंटरव्यू की थोड़ी देर में हम आपके सामने लाएंगे। फिलहाल उनका ये कहना है कि BML, BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन, इन तमाम कंपनियों के विनिवेश कॉनकोर, इनकी प्रक्रिया पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और ये काम पूरा होने की तैयारी में, और काफ़ी कुछ काम दिसंबर तक ही होने की भी संभावना बताई जा रही है। आइए, बाजार मजबूत है और अच्छी तेजी के साथ ऊपर आते हुए दिखे हैं। 125 अंक मजबूत बैंक निफ्टी है, और लगभग 100 अंकों की तेजी निफ्टी में 13,475, 13,550 हायर रेंज दिन की एग्जैक्टली डीप वहीं से रिवर्स होता हुआ दिखा है। 13,465 का हाई बनाया है निफ्टी ने, और वहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, वहाँ से 50 पॉइंट करीबन नीचे आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल बाजार रेंज बाउंड लेकिन अच्छे ट्रेड के साथ इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर में मेरे डेटा भी तैयार हैं, तो आप चाहें तो मैं अभी भी रख सकता हूँ। शुरुआत कर देते हैं, और क्या है उसके बाद बिल्कुल से बातचीत करेंगे। गर्म बाजार है, तो जान लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है बिगुल अनिल जी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट से भी सर थोड़ा सहारा मिल रहा है, ये कहना पड़ेगा। हालांकि डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव नहीं हुए हैं सर, पर निचले स्तरों से अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स में 100-125 अंकों की रिकवरी जरूर हुई है, और नैस्डैक फ्यूचर्स अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यूरोप यहाँ पर थोड़ी सुस्त शुरुआत थी, पर उसके बाद अच्छी तेजी आई है। जर्मनी और फ्रांस दोनों ही 1.5% ऊपर है। यूके के बाजार हल्की सी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव संकेत वहां पर है। कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से रिकवरी है, अब सिर्फ $1.5% ही नीचे है, और वापस $50 के करीब ब्रेंट भी आ गया है। और एशिया, ऑफ कोर्स यहां पर हमने देखा था कि कल गिरावट नहीं हुई थी, गिरावट होने से पहले एशिया के बाजार बंद हो गए थे, तो आज ही एडजस्ट हुए हैं, इसलिए एशिया में थोड़ी कमजोरी जरूर दिखी है सर कल के मुकाबले, पर बाकी बाजारों से सपोर्ट है सर। बिल्कुल, तो बाकी बाजार थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि जितने हमारे बेहतर हुए बाजार उतने नहीं, लेकिन फिर भी गिरना बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात ये दीप कि जो गिरना बंद किया वो काफी अच्छा है। अब आइए मैं डेटा बता दूं आपको क्या किस तरह की सिचुएशन है। पहली चीज, आज का लो जो है निफ्टी का 13,200 का है, वो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही, और आज हमने जो सुबह रेंज भी दी थी कि सबसे पहली जो रेंज है वो आपके लिए है 13,200, 13,250 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, और एक्चुअली उसी रेंज को नहीं तोड़ा है, तो 13,200 एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया है, और ऊपरी स्तरों पर 13,450, 13,550 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग है, तो 13,465 के आसपास से वहां से बाजार रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 29,000 के आसपास सपोर्ट लिया, वो 25 पॉइंट को आप मानेंगे नहीं, ठीक है, एक बारगी के लिए तोड़ा है, लेकिन 29,200 जो सपोर्ट रेंज है वहां पर बाजार सपोर्ट ले रहा है। ऊपरी स्तर पर 29,850, 29,900 के आसपास की जो रेंज है वहां तक जाने की कोशिश है। अब डेटा क्या कह रहे हैं? पहली चीज तो है कि
200 और 13,300 इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, जहां 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है आपके लिए निफ्टी पर। दोनों ही पुट ऑप्शन में 23 लाख शेयरों का 13,200 पर और 23 लाख शेयरों का 13,300 पर है। 10-10 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है, यानी कि इस रेंज में आते ही खरीदारी होती हुई दिखेगी, सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। ऊपर 13,400 के ऊपर टिके रहने में एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आज ही कॉल्स में बना था और 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में आज बना 13,300 पर, और उसके ऊपर बने तो थोड़ी कॉल राइटिंग जो हुई है वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा देगी। लेकिन इस शॉर्ट कवरिंग में आप 13,500 तक जा सकते हैं। अपसाइड फिलहाल 13,500 13,550 पर कैप्ड है, इसके ऊपर के अपसाइड में नहीं देख रहा हूँ। तो 13,500 ऊपर अपसाइड है, लेकिन अब बचे हुए समय में जो मुझे लग रहा है दीप, वो ये लग रहा है कि 13,400 से 13,500 की रेंज में बाजार रहना है। तो अब फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए अनलेस कि आपको डाउ फ्यूचर्स और मजबूत होते दिखे, अनलेस की तो अदरवाइज आप है ना हायर रेंज में जा रहे हैं। और जिस तरह का मार्केट आज दिन भर रहा है, नो डाउट स्क्रीन पर जो खरीदारी हुई है रिकवर होकर जो ऊपर जा रहे हैं वो कॉन्फिडेंस देने वाला है, लेकिन हायर रेंज पर नहीं खरीद कर आप लोअर रेंज पर खरीदेंगे तो बेहतर है। तो 13,475 से 13,550 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है और 13,000 इस रेंज में कहीं ना कहीं बाजार आज रुकना चाहिए। तो आपको खरीदना है तो 13,200 13,300 की रेंज वापस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो है उसे होल्ड करिए 13,500 13,550 की रेंज के लिए। ये आपके लिए निफ्टी का आउटलुक हो गया। बैंक निफ्टी 29,500 बात करते करते भाग गया, ये 50-75-100 पॉइंट बढ़ गया। 29,500 पार करके जो बैंक निफ्टी टिका, ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि 8 लाख शेयर कॉल्स में वहाँ पर जो है वो अब शॉर्ट हो चुके हैं कॉल राइटर्स, और वो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के लिए आते हुए दिखेंगे। तो 29,500 के ऊपर अब 29,800 के आसपास हल्की रुकावट है और 30,000 अगला लक्ष्य बैंक निफ्टी के लिए। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी 29,000 बहुत मजबूत सपोर्ट है पुट में, उस लिहाज से आपको ट्रेड करना है सिंपल। ओके, तो ये रेंज में ही रहेंगे और उसी रेंज में हाँ थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि फिर से बाजार ने 1.5 दिन का ही करेक्शन दिखाया। वही मैं पूछ रहा था सर कि करेक्शन 1.5 दिन का रहा है और 1.5 दिन के करेक्शन के बाद मजबूत होते हुए दिख रहा है। अब आपको क्या चाहिए? 1.5 दिन के करेक्शन के बाद नए हाइज बनाने की जो आदत बाजार की पुरानी पड़ी हुई है पिछले 2 महीने से, वो आदत बरकरार है। इसके लिए आपको एक हल्का सा ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन, बहुत तेजी का ना हो लेकिन बहुत मंदी का ना हो, अमेरिका में उतना मिल गया तो काम हो जाएगा। तो अमेरिका में एक ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन भी आपको वापस से नए हाइज की तरफ ले जाएगा। याद रखिए 2 लेवल 30,200 निफ्टी उसके पार निकलकर, बैंक निफ्टी उसके पार निकलकर टिके, फुल फ्लेज तेजी कीजिए। 13,550 उसके ऊपर निकलकर निफ्टी बंद हो, फुल फ्लेज तेजी कीजिए, करेक्शन खत्म, फिर से तेजी शुरू। बहुत क्लियर कट है, लेवल्स पे फोकस करिए, क्योंकि न्यूज इवेंट्स मार्केट का मूवमेंट आपको पता नहीं, लेवल्स आपकी स्क्रीन के सामने पता चलेंगे, आएंगे तो बस ये 2 लेवल्स पे नजर रखिए। आइए नजर रखिए सेठी साहब पर, जिन्होंने कल छुट्टी मार ली थी। काम में बिजी थे या कल मार्केट की वजह से मारी, वो भी पूछ लेते और आज की पिक्स भी ले लेते बिगुल के बाद। सेठी साहब स्वागत है आपका। आज की पिक से ज्यादा कल में हमारा इंटरेस्ट है, कल क्या हुआ था ये बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून। नहीं, जिस तरह की मार्केट कल रखी हुई थी और उस मतलब 300-400 पॉइंट निफ्टी क्रैक होने के बाद शॉर्ट कॉल देना तो बनता नहीं था और बाकी लॉन्ग्स के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि देखिए अनिल जी, जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जैसे इन्फोसिस का मैं कई दिन से जिक्र कर रहा हूँ, आप कल की इतनी बड़ी फॉल और आज के सुबह की फॉल के दौरान भी वो स्टॉक बिल्कुल रॉक सॉलिड खड़ा था और अभी भी तेजी में है। तो मेरा तो यही मानना है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर निवेश करेंगे तो बाजार की वोलेटिलिटी अपनी जगह है, वो आएगी। इतनी बड़ी तेजी के बाद 1-2 दिन की जब करेक्शन होगा तो वो भी शार्प होगा, बट उससे डरना नहीं है और बाजार में बिल्कुल मुझे लगता है मूड माहौल अच्छा है और तेजी का ही रखना चाहिए। ये जो जिस कारण से हम कल गिरे थे, वहां के बाजार ही जब इतना नहीं गिरे तो हमको तो इतनी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आज देखिए यूरोप अच्छी तेजी में है और कल हम उनसे भी ज्यादा गिरे थे। लेना हम सबको बड़ी गलत फहमी थी कि हम सब मिलकर अमेरिका को गिरा देंगे, हम 4% गिरेंगे तो अमेरिका 2% तो गिरेगा। आज हमारी गलत फहमी दूर हो गई सेठी साहब। आइए बताइए आपके आज की पिक्स कितनी, 1-2? अनिल जी 2 पिक्स है, कंपनसेट कर रहा हूं कल को, दोनों कैश मार्केट की पिक्स है, बिकॉज F&O की पिक्स तो बाकी सब एक्सपर्ट अब बिल्कुल तेजी में आ गए तो दे ही रहे हैं। तो मैं 2 कैश मार्केट के स्टॉक आज रिकमेंड करना चाहूंगा अनिल जी। जो पहला स्टॉक है वो एक मिड साइज आईटी कंपनी है, जो कि आईटी और फार्मा दोनों का मिक्सचर है। कंपनी का नाम है टेक सॉल्यूशन। ये एक आईटी कंपनी है, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है फार्मा सेक्टर को, फार्मा और लाइफ साइंसेज सेक्टर के लिए क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जो दोनों सेक्टर फोकस में है, उन दोनों का तड़का इस एक ही स्टॉक में है। एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने
और इस कंपनी ने जनवरी 2019 में यूएस में 2 कंपनियां एक्वायर करी थी, KAI रिसर्च नाम था एक का और एक का डेटास्यूटिक्स, और उन सब के जो कंसोलिडेशन के बाद के जो परफॉर्मेंस है वो अब आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। हालांकि जून का क्वार्टर इस कंपनी का अच्छा नहीं गया बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर्स या फार्मा कंपनीज में कोविड के अलावा कुछ ज्यादा चल नहीं रहा था, बट एक अच्छी कंपनी है, नॉर्मल ईयर में बहुत ही शानदार इसका परफॉर्मेंस रहता है, अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी है, और आज इसका मार्केट कैप सिर्फ 750 करोड़ का है, जबकि FY20 का रेवेन्यू था 2200 करोड़ का, तो बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक लग रहा है। और इसके हाई से अराउंड 125-30 रुपए के, तो स्टॉक अभी 45 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म में 55 रुपए तक के टारगेट इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ओके, तो 55 रुपए के टारगेट टेक सोल्यूशन यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी, एक अच्छा कैश स्टॉक सेठी साहब की तरफ से। दूसरी स्ट्रैटेजी बताएं सर। अरे जी दीपांशु, जो दूसरा स्टॉक है वो एक इंश्योरेंस स्टॉक है, जनरल इंश्योरेंस, GIC-RE। ये री इंश्योरेंस करने वाली भारत की एक दिग्गज कंपनी है जिसका एक डोमिनेंट री इंश्योरेंस मार्केट में पोजीशन है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इस कंपनी के भी जून क्वार्टर में कंप्लीट वॉश आउट था बिकॉज पेंडेमिक का नुकसान था, फिर प्रॉपर्टी में भी काफी नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ जो ये साइक्लोन्स आए थे अम्फान और निसर्ग। बट उसके बाद सितंबर तिमाही में नतीजे जबरदस्त थे, कंपनी ने 195 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि जून क्वार्टर में लॉस था 595 करोड़ का। ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है, 135-36 के लेवल्स पे। और इस कंपनी के साथ जो सरकार के 2 रेगुलेशंस है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। एक तो ऐसा भी एक रेगुलेशन है कि जो भी नॉन लाइफ पॉलिसी प्रीमियम्स है उसका 5% कंपल्सरीली डायरेक्ट री इंश्योरेंस को देना है, तो उसमें ये कंपनी को बड़ा फायदा होता है। और दूसरा जो इंडियन इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस के लिए पहला प्रेफरेंस GIC-RE को देना पड़ता है, तो इसका भी फायदा होना है। मुझे लगता है ये जो स्टॉक 135 के आसपास ट्रेड करता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 150 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 130 रुपए का। ओके, 130 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, 150 का टारगेट। ये सेठी साहब जो आप दो तूफान के नाम बताएं, वो क्या नाम थे? एक तो अम्फान और हाँ। दूसरा निसर्ग। तो तूफान के नाम भी याद रखते हो आप? नहीं अनिल जी, जब इस स्टॉक के बारे में चर्चा करनी थी तो इनको जो नुकसान लगा तो फिर रिसर्च करके नोट करना पड़ा अनिल जी, वो नोट करके रखा हुआ है तूफान पे। इसी को कहते हैं रिसर्च। यही मैं बताना चाहता था दर्शकों को। देखिए ऐसा नहीं है 2 तूफान आए थे, ऐसा भी करके आप कर सकते हो रिसर्च, लेकिन जब आप जितना अंदर घुसते हो ना उतना आपको समझ में आता है, और उसको अंदर घुस के पढ़ाई करके याद रखना इंपॉर्टेंट काम है। जो सेठी साहब ने आपको पूरी रिसर्च करके बताया कि कौन से तूफान आए थे, कितने क्लेम आए थे और वहाँ से क्या अब सिचुएशन बन रही है, ये जबरदस्त रिसर्च इसको कही जाती है। बहुत ही बढ़िया रिसर्च सेठी साहब, मजा आ गया। तो टेक सोल्यूशन और GIC-RE ये 2 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। और सेठी साहब आपका इन्फोसिस तो कमाल कर ही रहा है, करते रहने देना उसे कमाल। हाँ बिल्कुल अनिल जी, ये तो आज भी मैं रिपीटेटिव होने के डर से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आज भी अगर F&O स्पेस के एक ही स्टॉक लेना हो तो वो इन्फोसिस में बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से, अगर आपका ध्यान इस कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे तक का है तो मुझे लगता है कि ये 1350 तक के लेवल्स दिखा सकता है इन एंटिसिपेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फॉर दिसंबर, जो इसके नतीजे आने हैं 13 जनवरी को। तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है इन्फोसिस में। और कोई भी गिरावट आती है, कल जैसा कोई दिन होता है जिसमें ये स्टॉक अगर वापस से 1170-80 के लेवल पे आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए राय इन्फोसिस पर। आइए बढ़ते आगे। विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त एनॉक वेंचर से। चोपड़ा साहब, मार्केट में क्या करना है सर, बताइए जरा। खरीदना है, बेचना है, नोटा, तीसरा नोटा भी? देखिए मैं कहूँगा अनिल जी, पहले तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है सिलेक्टिव रहें, सेक्टर सिलेक्टिव रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कल हमने गिरावट देखी और जो साल के आखिरी 2 हफ्ते होते हैं उसमें ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि ये सेलिंग आती ही आती है। और मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहे कि आईटी और फार्मा में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फार्मा के जो टॉप कंपनीज हैं, चाहे वो सन फार्मा हो, कैडिला हो, लुपिन हो, सिप्ला हो, इन कंपनीज में रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी साइड पे रहना चाहते हैं तो इन्फोसिस है, TCS है, उनमें आप निवेशित रह सकते हैं।
और जो HCL है या कोफोर्ज है, जो टॉप कंपनीज है, टॉप 5-6 कंपनीज हैं, IT और फार्मा में रिकमेंड करूंगा इसमें आप रहें। इसके अलावा जो स्टेबल कंजम्पशन स्टोरीज हैं, मुझे नेस्ले बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले रिकमेंड भी किया है कई बार, 16-17 हज़ार के लेवल से मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ। नेस्ले जैसी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कोई जब भी बाजार में कंफ्यूजन होता है या कोई डर होता है तो ऐसी कंपनीज गिरती नहीं है, तो नेस्ले जैसी कंपनी लेके रखी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि नोटा है, मगर थोड़ा सा कॉशियस रहे के कंजर्वेटिव सेक्टर्स में रहें तो ज्यादा बेहतर है अनिल जी। और मुझे लगता है कि वो समय नहीं है कि आप ओवर आउट जाके बाइंग करें, कुछ भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव रहें तो ज्यादा बेहतर है, आप अपना पैसा बना भी लेंगे और बचा भी लेंगे। बिल्कुल, तो सिलेक्टिव रहना ज़रूरी है, स्टॉक सिलेक्शन करना ज़रूरी है ऐसे बाजार में, और ध्यान से अपना कैपिटल डिप्लॉय करें। अनिल जी भी आपको यही सलाह देते आ रहे हैं, पर नज़र रखिए बाजार में एक्शन भरपूर है, पर इस एक्शन के बीच कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फंड रेजिंग की खबरें चल रही हैं, और ज़्यादातर स्टॉक्स में तो हम देखते हैं कि बढ़िया एक्शन आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आता है, IPO हो या OFS, पर कुछ ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जहां पर परेशानियां आ रही हैं। देखा हमने कि कल वेंट का OFS खुलने वाला था, वो कैंसिल हो गया। डिशमन कार्बोजेन, यहां पर OFS खुला था, नॉन रिटेल से तो कम सब्सक्रिप्शन मिला, रिटेल से तो बिल्कुल ना के बराबर ही यहां पर इंटरेस्ट आते हुए दिखा। तो कुशल के पास चलते हैं, जानते हैं कि क्या खराब हुआ जहां तक डिशमन कार्बो के OFS का सवाल है। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, देखिए बिल्कुल आप जैसे कि कह रहे थे कि एकदम ना के बराबर सब्सक्रिप्शन हुआ है, और वैसा ही आंकड़ा हमारे सामने आया है। ऑलमोस्ट 10.3 लाख शेयर्स जो है वो ऑफर में रखे गए थे, और यहाँ पर केवल 6,711 शेयरों की ही बोली आई थी। और नॉन रिटेल हिस्सा जो आप बोल रहे थे वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 0.3x का ही सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया। और इसकी जो मेन 3 वजह मुझे सामने नजर आ रही है, वो पहला तो यह है कि जो इनका Q2 के नंबर्स आए थे वो काफ़ी वीक थे। अन्य कंपनियों के मुकाबले जितने भी फार्मा कंपनियों ने प्रदर्शन किया था, कंपेरेटिवली जो है इनका प्रदर्शन काफी खराब था। इनफैक्ट आय देखिए आप फ्लैट थी, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 82% की फॉल हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा जो इनका क्रैम्स का बिजनेस है उस कारोबार में भी 95% की फॉल जो है हमें Q2 तिमाही में देखने को मिली। तो ओवरऑल खराब परफॉर्मेंस थी Q2 में। दूसरी बड़ी वजह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। इनफैक्ट यहाँ पर 1 साल पहले अगर आप देखें तो कंपनी के जो भी ऑफिसेस थे वहां पर IT रेट पड़ती हुई नजर आई थी। और तीसरा बड़ा कारण है लगातार FIIs और DIs का घटता हुआ स्टेक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्च तिमाही में ऑलमोस्ट 9.77% स्टेक था, सितंबर तिमाही के अंत तक अगर आप देखें तो वो घटकर 5.4% हो गया था। और DIs में भी सिमिलर सा रुझान है, 13.6% था, और अब जो है 11.84 जो लेटेस्ट फिगर आई है वो परसेंटेज है। तो ये 3 बड़ी वजह है जिस वजह से OFS जो है काफी खराब सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो काफ़ी खराब सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा, और बाजार ने बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है जहाँ तक सवाल है डिशमन कार्बो की OFS का। शुक्रिया कुशल, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है और निचले स्तरों से अच्छी मूव आई है। अदानी एंटरप्राइजेस पर नजर रखिए, एक स्पाइक आते हुए दिखा है और डेज हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस समय 450 के भी लेवल्स अब ये स्टॉक क्रॉस करते हुए दिखा है, तो अदानी एंटरप्राइजेस पर अच्छा मूव इस समय आ रहा है। बंसल जी वापस 450 के लेवल्स पर आए, कोई पोजिशनल व्यू बनता है जहां तक अदानी एंटरप्राइजेस का सवाल है? बिल्कुल दीपांशु, एक पोजिशनल व्यू बनता है, और इनफैक्ट अभी मैं और कुणाल जी इसी स्टॉक की बात चर्चा कर रहे थे। चार्ट पे काफी अच्छा लग रहा है, जिनके पास है वो क्लियरली इसको होल्ड करें, और जो लेना चाहते हैं वो भी इन स्तरों पे बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस बैठता है दीपांशु 444 पर एक स्टॉप लॉस बैठता है। यहाँ पे पहला टारगेट जो है वो 458 का है और दूसरा टारगेट 464 का है। अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। आज सुबह ट्रेडर्स डायरी में कुशल ने भी ये स्टॉक रेकमेंड करा था माय चॉइस में। कुशल, आपका टारगेट आ गया इस पर जो आपने सुबह रेकमेंड करा था? बिल्कुल, इनफैक्ट 3-3.5% का उछाल के साथ मैंने टारगेट सेट किए थे। अभी तो ऑलमोस्ट 5.5% की स्पाइक आपको देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ है या टारगेट? हाँ, इनफैक्ट वही देखना होगा कि स्टॉप लॉस जो मैंने दिया था वो एक्चुअली हिट हुआ है कि नहीं। सुबह तो बाजार जो है काफी नीचे था, और अब जिस आप हम अच्छा फिर अगर समझो, वैसे तो हम नहीं चाहते कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और अब टारगेट आया, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ हो अगर, तो कुशल बाद में कैसी फीलिंग होती है वो जरा बताना कला में। वो बड़ा इंटरेस्ट होता है मुझे देखने में। आज वैसे काफी लोगों का सर ये ऐसा ही हाल हुआ है। सुबह की तेजी में जिसने पार्टिसिपेट किया वहां स्टॉप लॉस हिट हुए, कल की मंदी जिसने कैरी फॉरवर्ड करी वहां पर भी स्टॉप लॉस हिट। इसलिए कभी कभी वेट एंड वॉच वाला दिन इसलिए ठीक रहता है, आराम से भाई इंतजार करो, मार्केट को सेटल होने दो।
किस तरफ कहाँ अब भागेगा, दौड़ेगा, गिरेगा, पता नहीं चलता। बहुत मुश्किल है इस तरह के बाजार में। लेकिन बढ़िया बात यह है कि ट्रेडिशनल जो 1-1.5 दिन का करेक्शन है वो अभी तक होल्ड कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। उस लिहाज से अगर यही ट्रेंड है तो फिर से लाइफ हाई तैयार है 13,800, 500 बस। मुझे लगता है कल अगर जिस स्पीड से आज रिकवरी आई, कल 13,550 के ऊपर और 30,200 के ऊपर बैंक निफ्टी, और फिर आप वापस से नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे, ये संभावना बनती है। विश्वेश जी से पूछते हैं सर। विश्वेश जी, ठीक है फॉर्मूला क्या ये? देखिए अनिल जी, आज डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप सुबह से देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में बिल्टअप है। शॉर्ट कवरिंग है बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप है। लास्ट 30 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट सब डेटा देख लीजिए। जो एक ही डेटा था वो इंडिकेट कर रहा था कि शायद कल जो मैग्नीट्यूड का फॉल आया हो सकता है मंथली 13,000 ऑप्शन की जो OI थे वो कहीं ना कहीं, तो मुझे लग रहा है आज अगर आप डेटा देखोगे अनिल जी तो ओवरऑल लास्ट मॉर्निंग से कंसिस्टेंटली हम लोग करंट एक्सपायरी मतलब 24 की एक्सपायरी वहां पे कॉल राइटिंग देख रहे हैं। लेकिन जो पुट राइटिंग हो रही है वो अनिल जी मंथली पुट में हो रही है। तो कंसिस्टेंटली अगर आप मंथली पुट का पीसीआर देखोगे और दैट 31st वाली एक्सपायरी में कोई मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जो थोड़ा सा अपसाइड लिमिटेड का सिचुएशन बन रहा है वो करंट एक्सपायरी बन रहा है, और करंट एक्सपायरी का निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.6 है। व्हाट इट इंडिकेट्स कि शायद हम 1-2 दिन के लिए, मुझे लग रहा है निफ्टी जो है वो 13,500 के आसपास कंसोलिडेट करें, लेकिन 31 दिसंबर वाली एक्सपायरी के पुट राइटर्स जरा भी घबराए नहीं है। सो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि शायद हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस समय बाजार की एबिलिटी में। और देखते हैं, अनिल जी ने आज सुबह आपको कहा भी था, अगर 13,500-550 के ऊपर की क्लोजिंग भी मिल जाती है तो फिर बाजार वापस अपने मोमेंटम में आते हुए दिखेंगे और ट्रेंड और सेंटिमेंट दोनों ही पॉजिटिव फिर से हो जाएगा। तो इंतजार करते हैं क्लोजिंग के लिए। 100 पॉइंट्स अगर और बाजार यहाँ से तेज़ी दिखा देता है क्लोजिंग तक तो ज़बरदस्त तेज़ी के लिए आप तैयार रहिए। कुछ और स्टॉक्स जो इस तेज़ी का भरपूर हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं, टाटा पावर, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आ रही है। और सुबह हमने देख भी रहे थे 70 के लेवल्स होल्ड करे, उसके बाद गिरे। अनिल जी से बात भी चल रही थी कि अगर और यहाँ से डिप आए, वागले साहब ने कहा, तो फिर आप पोर्टफोलियो के लिए भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा मूवमेंट इस पर दिख रहा है। पर साथ ही टाटा कंज्यूमर, इस पर भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। 578 के लेवल्स पर आया है। कुणाल जी से अभी टाटा केमिकल्स पर बात करी थी। बंसल जी, आप बताएं, टाटा कंज्यूमर में ट्रेड का मौका है 2.5% की तेजी पर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान यहाँ पर अच्छा है, स्टॉक के अंदर टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। और आज देखें तो स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 565 एक अहम सपोर्ट है, और जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। नई खरीदारी, थोड़ा सा डिप ले 3-4 रुपीज का तो खरीदारी की राय होगी। 565 का स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ पे जो टारगेट बैठता है वो 583, 585 के टारगेट्स है ऊपर में। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। इस पर अच्छा एक्शन बन रहा है। आईटी पर नज़र रखिए, घुमा फिरा के वहीं पर नज़र जारी है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और कुछ कैश के आईटी स्टॉक्स भी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। और इस हफ्ते जिस स्टॉक पर हमारी नज़र रही है, केपीआईटी टेक। अनिल जी, कल की वॉलिटिलिटी में थोड़ा इस पर भी असर आया, पर उसके बाद यहाँ पर भी अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। 12.5% का उछाल केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर। सर, चल क्या रहा है चार्ट में? पता नहीं, चार्ट का नहीं मालूम थी, लेकिन हाँ 135-40 का जो टारगेट था, हाँ वहाँ तक आ जाएगा। एक्चुअली आना चाहिए, 135-40 तो पहुंचना चाहिए पोजिशनली। कल के भी हाइज अब इसने कल हाइज पार किए, फ्राइडे के हाइज फ्राइडे के। ओके सुमित जी, चार्ट देखिए केपीआईटी। अनिल जी, जिस दिन डिस्कस किया था ये स्टॉक पे, उस दिन से एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव केपीआईटी टेक में देखने को मिल रहा है। और आज का जो रिवर्सल है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। तो ये मोस्टली आईटी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। और केपीआईटी 120-121 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 120-121 के ऊपर, तो फिर ये स्टॉक यहां से ऊपर में 128 से 130 रुपए तक का मूव जल्दी ही दिखाएगा। आज का बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है, 13% के आसपास स्टॉक अभी ऊपर है। 120-121 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे 128 से 130 रुपए तक के लेवल केपीआईटी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए केपीआईटी। यहाँ पर रखिए नजर, बढ़िया उछाल आ रहा है। 12.5% की तेजी आपको काउंटर पर दिखेगी। चल क्या रहा है इस पूरे आईटी पैक में, क्योंकि हम देखें किसी भी आईटी स्टॉक को आप पिकअप करिए, ये आपको अच्छी तेजी दिखा रहा है। और आगे का एक्शन कैसा हो सकता है जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, कुछ ट्रिगर्स नए निकल कर आ रहे हैं आईटी के लिए?
बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट हम पिछली तिमाही से ही देख रहे हैं जो आईटी स्पेस में इंटायर जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़त देखने को मिल रही है वो अब और आगे इंटेंसिफाई होती हुई नजर आएगी। FY 22-23 में अब ये एक्सपेक्टेड है कि मौजूदा जितनी आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स का जितना वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 2 से 5 गुना तक बढ़ सकता है। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा जो है ग्रोथ ट्रिगर सभी फ्रंटलाइन आईटी कंपनी साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट FY 25 तक अगर आप सालाना ग्रोथ देखेंगे इस डिजिटल स्पेस में डिजिटल आईटी स्पेंडिंग पर वो करीब 15 से 20% तक हो सकती है। तो ये इनके लिए बड़ा बूस्टअप है। तो यानी कि आईटी क्लाइंट्स की तरफ से जो भी खर्च हो रहे हैं वो अब स्पेसिफिकली ज़्यादातर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट एक्सेंचर के नतीजे भी आपने देखे थे जिन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाई थी। FY 21 की फुल ईयर जो गाइडेंस है वो रिवाइज की थी जो, और इनका करीब 70% रेवेन्यू जो है वो डिजिटल रेवेन्यूज़ है। और अगर बाकी भारतीय आईटी कंपनियों की भी बात करें तो वहाँ पर सबसे फोरफ्रंट पर है हैप्पीएस्ट माइंड्स जो हाल फिलहाल की लिस्टिंग थी, वहाँ से उनका जो है करीब 97% रेवेन्यू जो है डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से ही आता हुआ दिखता है। उसके बाद टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट अब ये आंकड़ा जो है 50% को छूता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी अगर आप आईटी कंपनियों की बात करें तो पिछले 4 सालों में जो बड़ी फ्रंटलाइन आईटी कंपनियां हैं उनके CEO में बदलाव हुआ है और हर एक की जो है अलग अलग रणनीति है जो है आगे ग्रोथ को अपने सपोर्ट करने की। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो TCS जो है उनका फोकस जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ पर है, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है। वहीं HCL टेक को दूसरी तरफ देखें तो लगातार वो एक्विजिशंस करते हुए जा रहे हैं। तो ये कुछ एक कंपनियां जो है अपनी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसमें भी चेंज है, तो लीडरशिप चेंज और साथ ही डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़त, इस वजह से आईटी आगे भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आईटी शेयरों में मजबूत तेजी की वजह, और यही वजह है कि अब इस सेक्टर को एकदम सेफ माना जा रहा है और यहाँ पर तक माफ कीजिएगा अच्छी खासी खरीदारी होती दिख रही है। और कमज़ोर बाजार में भी अगर आज किसी एक सेक्टर ने आपको यहाँ पर रिकवरी करने में सबसे पहले मदद की या बाजार को गिरने से रोका है तो वो आईटी शेयर ही। और मिड कैप आईटी शेयर अभी भी आप जिक्र कर रहे थे, देखिए KPIT जैसे शेयर, बिरला सॉफ्ट जैसे शेयर क्या तेज दौड़ लगा रहे हैं। टाटा एलेक्सी भी 6%, टाटा एलेक्सी 6% ऊपर है, ये मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। आइए इस बीच भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका। बताएं सर आपके पहले तो अपडेट्स और उसके बाद देता हूं फ्रेश कॉल्स। तो अनिल जी अपडेट आपको सिप्ला दिलाया था 68-70 में, आज का डे हाई मारा है 794। आपको कहा था 820-825 जा सकता है, लेकिन आज का प्रॉफिट आज है तो 4.5% का प्रॉफिट है, बुक कीजिए। 200 रुपए पे आपको RBL कहा था 210-70 का हाई मार गया, 5% वहां बचे हैं, वहां बुक कीजिए। IDFC फर्स्ट और रिलायंस में बने रहिए, आई थिंक दे कैन बी आउट परफॉर्मर। और अब आपके लिए BTSTT एक ही कॉल है, जो आप कहें तो मैं दूं। जी सर प्लीज बताएं। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये मेरा ऑलरेडी मैं कई बार दे चुका हूँ। आई एम वेरी बुलिश ऑन टेलीकॉम, और अगर कोई ऐसी बात आती भी है यूरोपियन इश्यूज तो टेलीकॉम और डेटा इज गोइंग टू गेट इवन मोर स्प्रेड। और आप आजकल अपना बिल देखिए क्या आ रहा है, वोडाफोन का बिल। तो यहाँ भारती और वोडाफोन दोनों एज ए डिस्क्लोजर हमारे बाइज हैं। 9 रुपये 40 पैसे 50 पैसे में लीजिए भारती आइडिया, 9.20 का स्टॉप लॉस रखिए, 10.5 का टारगेट। इसमें आप बने रहेंगे तो यू विल सी इनऑर्डिनेट आरपू एक्सपेंशन फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स, बिकॉज वो चुप करके बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि आपको हिसाब ही नहीं कि व्हाट विल बी द, और सारा स्पेक्ट्रम चार्जेस इज स्लोली और एवरीथिंग इट इज गेटिंग बिल्ट इनटू इट। आई एम वेरी बुलिश विद दिस विद अ स्लाइटली लॉन्गर व्यू ऑफ 12 रुपीज। ये सर ये आइडिया आपने अच्छा दिया, जो बिल ज्यादा आ रहा है उसका स्टॉक खरीद के वहीं से पैसा निकालो, वहीं पर कमाई कर लें, ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो अभी तक तो ज़्यादातर लोग इसी बात का गम करते हैं कि बिल बढ़ा रहा है, बिल बढ़ा रहा है। तो वोडाफोन आइडिया, मेरे पास भी वोडाफोन आइडिया का ही कनेक्शन है। ओके, वोडाफोन आइडिया 9.5 में खरीदें, 9 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस, 10 रुपये 50 पैसे का टारगेट। ये है बस साहब की राय। और बाकी रिलायंस और IDFC में बने रहें, कोई चिंता की बात नहीं। सिप्ला और RBL कमाल कर ही चुके हैं, लेकिन इस बीच कमाल होता हुआ दिख रहा है एक स्टॉक के लिए, और वो है IGL के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जरा इस खबर पर फोकस करिए एक बार। PTI के हवाले से एक खबर आ रही है कि दिल्ली में अब ये ज़रूरी होगा कि सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो CNG PNG का इस्तेमाल करें। सर ये एक एयर क्वालिटी कमीशन है, हाँ। वहाँ से
सजेशन आया है, निर्देश आया ना, है। आदेश है, आदेश आ गया। सजेशन तो कोई आजकल सुनता ही नहीं है, आदेश ही चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हाँ, इंडस्ट्रीज को अब दिल्ली में इंडस्ट्रीज के लिए ये जरूरी होगा कि वो पीएनजी का इस्तेमाल करें। तो आईजीएल जैसी कंपनियों के लिए बड़ी फायदे की बात होगी कि अब पोल्यूशन कम करने के लिए आज से जो पैनल का आदेश है एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी खबर है आईजीएल और इस तरह की कंपनियों के लिए कि अब दिल्ली में इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें पीएनजी का इस्तेमाल करना होगा ताकि उनके पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके। और कुछ डिटेल्स निकल रही है दीपा, ये अभी जो खबर है दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए आई है। तो एयर क्वालिटी कमीशन का डायरेक्शन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं एनसीआर में और इस साल के इस समय तो हम देखते भी हैं, तो उनका आदेश है कि सारी इंडस्ट्रीज अब स्विच ओवर करें और पाइप नेचुरल गैस यूज करें। कोई टाइमलाइन इस समय ऑफ कोर्स नहीं दी गई है सर। आ गई टाइमलाइन भी आ गई। हाँ, 31 जनवरी तक सब ये करना ही होगा। 31 जनवरी 2021 तक, यानी कितना हुआ, 1.5-1.25 महीने तो बचा है जी। 31 जनवरी तक जल्दी करना हो पाएगा? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं होगा सर, लेकिन करना पड़ेगा। अगर कोर्ट, एक तरह से कोर्ट ही है, हाँ। फाइनल मतलब कोर्ट ही हुआ, वो कोर्ट का आदेश है और 31 जनवरी तक करना है। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज है कि 31 जनवरी तक इंडस्ट्री को पीएनजी मुहैया करवाना जरूरी होगा। क्या बिजनेस बनेगा? अब तो ये इनके ऊपर के एग्जीक्यूशन ही करके दिखाए बस, बाकी सारा काम तो हो चुका है, सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी। तो आईजीएल के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी है, बाकी चीजें तो आईजीएल कर ही चुका है। तो ये आईजीएल के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। और आईजीएल है फेवरेट वागले साहब का, मुझे पता है, और स्पेशली वागले साहब को तब ज्यादा पसंद आता है जब 4-5-6% बढ़ा हुआ हो स्टॉक और ओपन इंटरेस्ट 12-13% बढ़ा हो। एकदम वागले साहब के लिए परफेक्ट बाय कॉल पर है। वागले साहब दिख रहा है ना चार्ट पर? अनिल जी, मोमेंटम है बट फाइनेंशियल्स मैच नहीं हो रहे। अगर 500 के पार निकल जाता है, फिर 515, 520 तक जा सकता है। तो एज अ ट्रेड मुझे अगर बाय करके खड़ा रहना है पोजिशनली, तो मैं 500 के पार ही इसमें सोचूंगा। ये लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल। और अनिल जी, आईजीएल गेल दोनों पर ही नजर डालनी चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर आया है उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी गई हैं आईजीएल और गेल को कि आप पाइपलाइन नेटवर्क का मीटर्स लगाने का और जो भी बाकी एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको आप इसी तारीख तक कंप्लीट करिए। तो इन दोनों कंपनीज को आदेश दिए गए हैं कि आप अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करिए। ये 5 हफ्ते का आपको जो पीरियड मिलता है और इसके बाद आप इंश्योर करिए कि ये पाइप नेचुरल गैस ही यूज करें। तो आईजीएल पर नजर रखिए, गेल पर भी नजर रखिए। दोनों कंपनीज को आदेश दिए गए हैं कि ये तैयार करें। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जहां तक इस डेवलपमेंट का सवाल है, इसलिए आईजीएल के शेयर पर भी आप 5.5% का उछाल देख रहे हैं। एक बार गेल पर भी नजर डाल देते हैं अनिल जी। जब से हमने एक्सक्लूसिव खबर करी थी इनके बायबैक को लेकर, तब से तो स्टॉक में ऑलमोस्ट एक वन डायरेक्शन टाइप की मूव आई है। सुमित जी, गेल क्या करना चाहिए? थोड़ी मुनाफा वसूली कल के सेशन में हुई, पर अब अच्छी खबर इनके लिए भी आती हुई दिख रही है। बाउंस के संकेत तो मिल रहे हैं दीपांशु गेल के अंदर। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट बना है चार्ट्स के ऊपर, वो करीब करीब 111-112 के आसपास बना है। यानी ये चीज तो क्लियर हो रही है कि 111-112 का लेवल टूटेगा नीचे में, तब जाके इसमें गिरावट आएगी। और अब जो ये न्यूज आ रही है, इस न्यूज पे स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत किया। तो 121-122 का लेवल तक इमीडिएट ये जा सकता है और 121-122 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो फिर ये 125 से 130 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो बाइंग बन रही है, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रहा है। 111-112 का स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। ओके, 111-112 और मुझे याद है 90-95 रुपए के लेवल से हम लगातार गेल में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और यहाँ से और मजबूती होने की पूरी संभावना। आइए बैक टू बैक 2 बिगुले। पहला बिगुले विश्वेश जी के लिए और विश्वेश का विशेष, और उसके बाद नितिन जी लगाएंगे निफ्टी पर निशाना। बताइए विश्वेश जी। अनिल जी, देखिए आईटी सेक्टर फोकस में है और जो दिग्गज आईटी शेयर है वो है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के डेटा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और आज के दिन में एचसीएल टेक अपने लास्ट 2-3 महीने के हाईज को ब्रेकआउट कर रहा है। 900 के कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, रफली अबाउट 10 लाख शेयर्स का, और वहां पे अनवाइंडिंग हो रही है। जिस हिसाब से स्टॉक 900 के ऊपर जा रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक इज हेडिंग शार्पली हायर फ्रॉम द करंट लेवल। क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी है, इसीलिए हम लोग
900 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, सो 900 का कॉल ऑप्शन 25 रुपए के आसपास मिल रहा है। 18 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है और 38 रुपए और 49 रुपए के टारगेट के लिए मुझे लगता है HCL टेक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है HCL टेक एटलीस्ट यहाँ से और 2% चल सकता है आज के दिन में, अभी आधा घंटा और बाकी है और शायद कल के दिन में भी आउट परफॉर्मर रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट अपने 24 अक्टूबर का लास्ट ईयर का हाई भी निकाल रहा है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्रेकआउट। तो HCL टेक का 900 का कॉल ऑप्शन 18 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए HCL टेक का 900 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदें 25 रुपए के आसपास, 18 का स्टॉप लॉस, 3849 के टारगेट, 900 रुपए पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वो पार कर लिया। अब आएगी शॉर्ट कवरिंग। वैसे भी ये तो IT स्टॉक शॉर्ट करने लायक है ही नहीं, खरीदना ही चाहिए। जिसने शॉर्ट किया, एक तो मार्केट भी अच्छा हो गया, ऊपर से IT, डबल काम है भाई, सावधानी रखिए, मत करिए। एकदम ध्यान से थोड़ा मामला HCL टेक में जो बता रहे हैं ना विश्व जी, ठीक नहीं है, क्योंकि 900 रुपए के कॉल ऑप्शन पे ऊपर निकला, ये दिक्कत है। शॉर्ट कवरिंग आएगी और पक्की आएगी। आइए अब बढ़ते आगे, और नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। आइए नितिन जी के लिए बिल्कुल। बताएं नितिन जी। जी यहाँ पे हम केवल 10 से 12 रुपए के रिस्क पे काम करेंगे और रिवार्ड हमारा पॉसिबल है कि 50 से 60 रुपए का आ सकता है। छोटा रिस्क है और 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। स्ट्रेटजी में बताता हूँ। 13,400 की पुट ऑप्शन लेनी है और 13,300 की पुट ऑप्शन बेचनी है। इसको करने में मुझे जो कॉस्ट आ रही है वो 28 रुपीज की आ रही है, यानी 13,400 की मुझे 70 में मिल रही है और 13,300 की मेरी 43-44 में बिक रही है। तो 28 रुपीज की कॉस्ट है और इसका स्टॉप लॉस 18 रुपए का रखना है, यानी ये जो डिफरेंस है ये 18 रुपए घट के हो जाए, यानी 10 रुपए का आपको नुकसान आने लग जाए तो इससे एग्जिट कर जाना है और अदरवाइज इसको होल्ड करना है, क्योंकि ये अभी क्या है, निफ्टी प्रीमियम पे आ चुकी है, वेयर एज स्पॉट आप देखेंगे तो 13,420 के आसपास है। मुझे लग रहा है एट द मनी स्प्रेड नॉर्मली हमें 28-29 रुपए में नहीं मिलती है। एट द मनी स्प्रेड हमेशा 35 से 40 रुपए में मिलती है, ये हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखा। तो ये एक तो सस्ती मिल रही है 27-28 रुपए में, तो स्टॉप लॉस भी छोटा है और बाउंस पे मैं ले रहा हूँ क्योंकि 11,500 का एक काफी अच्छा रेसिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे मुझे दिख रहा है, तो मैं रेसिस्टेंस लेवल के आसपास पुट ऑप्शन ले रहा हूँ। फ्यूचर का रेसिस्टेंस है ये 13,500 का, तो उस लेवल पे हम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर है, इसलिए 13,400 के पुट ऑप्शन लेके 13,300 बेचना चाहिए। 10 रुपए का केवल रिस्क लेंगे 750 रुपए पर लॉट का और इसको हम कैरी करेंगे। अगर सही हुआ तो हमें हो सकता है 4 से 4,000 के आसपास पर लॉट प्रॉफिट मिले। तो ये है राय आपके लिए निफ्टी पर इस वक्त। 13,400 का पुट ऑप्शन खरीदिए, 13,300 का एक बेचिए, उससे हो जाएगी कॉस्ट कम। लेकिन इसका मतलब ये कि ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा कोशिश है नितिन जी, बहुत ज़्यादा बुलिश है नहीं। अभी तक डेटा में बदलाव की इंतज़ार कर रहे हैं नितिन जी, उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है। चलिए परफेक्ट है, कोई बात नहीं। जब डेटा थोड़े बेहतर बनते हुए नजर आएंगे तब हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे। पुट का स्प्रेड थोड़ा रेयर होता है सर, यूजुअली कॉल स्प्रेड ज्यादा आते हैं, पुट स्प्रेड्स बहुत कम ही दिखते हैं। आशु जी उन्होंने भी आजकल बंद ही कर दिया था। हाँ, आशु जी ने भी बंद कर रखा है। आशु जी ज्यादा करते थे पुट के स्प्रेड, लेकिन वो भी दिया भी 100 पॉइंट की रेंज का ही है नितिन जी ने, ये भी है। बिल्कुल। तो नजर रखिए, थोड़ा बाजार में उतार चढ़ाव होते हुए दिखेगा। आईजीएल गेल तो फोकस में आ रहे हैं, एमजीएल पर भी खरीदारी हो रही है। हालांकि ऑर्डर सिर्फ दिल्ली के लिए हैं, पर एमजीएल पर भी इसका असर आते हुए दिख रहा है। कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होगा जो ये दिल्ली की खबर आई है, पर क्योंकि सेक्टर में मूव आया है, सेंटिमेंटल एक्शन भी आ रहा है, तो एमजीएल पर भी नजर रखिए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं स्टॉक को। ये भी डेज हाई पर आ रहा है, 2-2.5% ऊपर है। इस बीच बर्जर पेंट्स में एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। कुणाल जी जरा इस चार्ट के बारे में बताइए। 2.5% ऊपर आया बर्जर पेंट, 700 का लेवल क्रॉस करा है, डेज हाई पर है। क्या अपॉर्चुनिटी है यहां पर सर? देखिए कंटिन्यूड आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दीपांशु, और काफी वक्त से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरी राय में इन स्तरों पर भी खरीदने में हर्ष नहीं है, क्योंकि जो आउट परफॉर्म कर रहा है हम देख रहे हैं कि वही स्टॉक आउट परफॉर्म करता चला जा रहा है। तो बर्जर पेंट में आप देखिए बाजार में जब कमजोरी भी कल देखी तो बहुत ही मामूली सा शैलो करेक्शन देखने को मिला, आज वापस से तेज है। खरीद करके चले, यहां पर 690 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। मेरी राय में 730 पहला टारगेट होगा, 750 तक भी जा सकता है। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास एक कॉल है चार्ट कॉर्नर की, तो प्लीज बिगुल बजवाएं। बिगुल बजाया जाए राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर।
बताएं सर। दिपांशु, हमारी खरीदारी की राय है अदानी पोर्ट में देखें तो ये कल के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। कल के हाइस के ऊपर निकल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो टेक्निकली एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, मामूली सा करेक्शन आया और वापस आज आप देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। दीपांशु, स्टॉक से काफी बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 460 रुपए पर, 460 पर छोटा स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट जो है वो 482 482 का और दूसरा टारगेट 490 490 का होगा। तो 482 490 के टारगेट के लिए अडानी पोर्ट्स में हमारी खरीदारी कराए। ओके, तो अदानी पोर्ट यहाँ पर रखनी है नज़र। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस पर भी हम बात कर रहे थे। अदानी पोर्ट पर आपके लिए कॉल आ गया है 482 490 के टारगेट्स के लिए। और अदानी गैस पर भी नज़र रखिए क्योंकि वहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। ऑफकोर्स गैस स्टॉक्स के लिए जो खबर आई है, इन पर्टिकुलर आईजीएल गेल पर ही फोकस है, पर साथ ही एमजीएल अदानी गैस पर भी आप मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं। तो मूव आती हुई दिख रही है, नज़र रखिए स्टॉक पर। जिस तरह से अदानी पोर्ट पर आपके लिए एक ब्रेकआउट आया है। मदरसन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है, ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। सीमेंस यहां पर एक अच्छी मूव आई है और एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिख रहा है सीमेंस के चार्ट पर। सुमित जी, क्या चल रहा है 1500 के ऊपर सीमेंस? देखने को मिल रहा है दीपांशु, सीमेंस के अंदर आज लोअर लेवल से करीब 60-70 रुपए का बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अगर आज क्लोजिंग इसके अंदर 1500 के ऊपर देखने को मिलती है, 1500 के ऊपर, तो स्टॉक में फिर वापस से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 1550 से लेके 1575 रुपए तक का मूव सीमेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने लोअर लेवल से बाई किया है वो होल्ड कर सकते हैं। 1490 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 1550 1575 रुपए तक के लेवल सीमेंस में देखने को मिल सकते हैं। 1550 1575 के लेवल्स के लिए सीमेंस पर आपको करनी है खरीदारी, यहां पर नजर रखिए। आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, ये दोनों चार्ट्स भी आपको अच्छे मूवमेंट दिखा रही हैं। नितिन जी, आईसीआईसीआई प्रू के चार्ट को देखिए, 480 के ऊपर होल्ड करा है, थोड़ा डिप आया था पर उस डिप पर वापस खरीदारी आ रही है आईसीआईसीआई प्रू में। कोई ट्रेड है सर इस पे? देखिए, ऐसे प्रो में ये जस्ट बाउंस है और ओवरऑल अगर चार्ट और रिसेंट में जो रोलोवर्स के बाद का डेटा देखेंगे तो वो उसमें थोड़ा डिस्ट्रप्शन दिख रही है और कल काफी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नीचे से बाउंस है, बट रेसिस्टेंस 500 के आसपास काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है इस बाउंस पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। 500 के आसपास कॉल राइटर्स भी काफी एक्टिव होने लग गए हैं, तो वो एक रेसिस्टेंस की तरह इस एक्सपायरी में काम करेगा। मुझे लग रहा है ये 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और पॉसिबल है कि ये जो एक्सपायरी है ये 480 475 इस तरफ एक्सपायरी हो सकती है। सेल ऑन राइज इस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो सेल ऑन रैली काइंड ऑफ स्टॉक है, इसमें आप खरीदारी ना करें जिस तरह का चार्ट पर मूवमेंट आते हुए दिखा है। वागले साहब, एस्कॉर्ट्स पर हम लगातार थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। कल तो ऑफकोर्स गिरावट आई, पर कल से पहले भी हमने देखा था 1400 के सर छूने के बाद एस्कॉर्ट्स पर थोड़ा प्रेशर बना है। अब ये 1225 1230 पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है सर, या यहाँ से भी वीकनेस आएगी? कोई शॉर्ट कॉल है या फिर ये अब स्टेबल हो जाएगा स्टॉक? दीपांशु, शॉर्ट कॉल तो नहीं है, लेकिन 1180 और 1200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अभी 1.5-2% के लिए शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट नीचे आता है तो मैं लेने की सोचूंगा, अराउंड 1220 1200 ये रेंज होगा 1180 के स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आना चाहिए जो कि 1280 1300 तक के स्टॉक को ले जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय, नजर रखिए। चोपड़ा साहब, कोई व्यू स्पेशली एस्कॉर्ट्स एमएनएम पर आज खबर ये भी आई कि इनकी जो कोरियन सब्सिडरी है सैंग्यो, उन्होंने दूसरी बार बैंक्रप्सी फाइल करी है। कंपनी ऑफ कोर्स इसको हाइव ऑफ करने की कोशिश में दिख रही है और स्टॉक भी एक्शन में है, पर क्या करना चाहिए एमएनएम में, क्या करना चाहिए एस्कॉर्ट्स में चोपड़ा साहब? एस्कॉर्ट्स में मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिसेंट रनअप हो चुका है और ये जो हमने अभी पिछले जो कुछ महीनों में ट्रैक्टर सेल्स देखी, जो रूरल जो पुश था वो देखा, मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स में कहीं ना कहीं अभी ये फैक्टर इन हो चुका है पूरी तरीके से जो प्राइस में, मगर महिंद्रा में अभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है एमएनएम जो स्टॉक है उसका प्राइस करीब 900 950 होना चाहिए और किसी भी गिरावट में मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसको खरीदा जाए।
जो कल खबर आई सैनयोंग को लेके जो आपने बोली, वो कंपनी बैंकरप्ट घोषित करा है क्योंकि उसका कुछ लोन था जो वो नहीं दे पाए कोरिया डेवलपमेंट बैंक को। मुझे लगता है प्राइमरीली ये कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी अगर ड्रैग है बैलेंस शीट पे और वो ड्रैग हट जाता है और कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे और प्रोडक्ट लाइंस पे फोकस कर पाती है, वहां पे फोकस कर पाती है जहां पे वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए, तो वो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी रादर देन इन्वेस्टिंग इन एरियाज जहां पे कंपनी का कैश ड्रेन होता है। तो सैनयोंग इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट था, मिस एडवेंचर था, जो कि शायद नहीं चला, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि महिंद्रा ने सक्सेसफुली काम नहीं किया। तो उनका ट्रैक्टर्स में देखिए, चाहे गाड़ियों में देखिए, उनके कुछ गाड़ियों के मॉडल्स हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं और XUV 300 और 500 बहुत अच्छा कर रही हैं। उनके ई व्हीकल्स में भी कंपनी बहुत पहले से उनका नाम शुमार है और काफ़ी मेहनत कर रही है कंपनी के नए प्रोडक्ट लाइन्स लाने के लिए। तो मुझे लगता है महिंद्रा एक अच्छा ऑप्शन है और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो इसको कैश बाइंग कर सकते हैं और मेरे हिसाब से 900 साढ़े 900 का भाव होना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस जरूर मांगेगा ये स्टॉक, मगर एस्कॉर्ट्स से एनी डे बेटर है, क्योंकि एस्कॉर्ट्स हालांकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल मुझे लगता है जो इस समय जो भाव ट्रेड कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है सारी चीजें। तो M&M इज अ बेटर ऑप्शन राइट नाउ। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए, जय ठक्कर तैयार है कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए कौन सा ऑप्शन खरीदा जाए? जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू। अनिल जी, खरीदना है बैंक निफ्टी का 29,700 का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी 227 पर मिल रहा है। 227 पर 29,700 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन मिल रहा है, ये खरीदना चाहिए। बाउंस बैक मुझे ऐसा लग रहा है, जो हिसाब से एक पॉजिटिव क्लोज आने को है बैंक निफ्टी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और भी कंटिन्यू हो सकता है बाउंस बैक। इसका स्टॉप लॉस अनिल जी नीचे में हमें लगाना है 90 का, सो 130-40 पॉइंट का करीब स्टॉप लॉस होगा। एंड इसमें जो टारगेट्स अनिल जी पहले बनकर आ रहे हैं, दैट वुड बी 440 का पहला टारगेट है। सो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो डबल है, 227 पे ले रहे हो और 440 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट बन रहा है 520 का। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये पॉजिटिव क्लोज के साथ बैंक निफ्टी एक क्लियरली एक 3 वेव करेक्टिव पैटर्न खत्म कर रहा है और ये पूरा जो हमें फॉल देखने मिला है हाई लेवल से लगभग 31,000 से लेके आज जो लो बना 29,000 का, तो ये जो 2,000 पॉइंट का फॉल देखने मिला, इसका रिट्रेसमेंट हमें देखने मिल सकता है। पहला टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 30,000 और दूसरा टारगेट बनेगा 30,200 का। सो ये दो टारगेट्स आ सकते हैं। देयर आफ्टर हमें पता चलेगा कि शायद ये खाली बाउंस बैक है और ओवरऑल ट्रेंड नीचे है और फिर से नीचे जा रहा है कि नहीं, बट एक बाउंस बैक तो बनता है ये पॉजिटिव क्लोज के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी बहुत हमें देखने मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आप कहिए शॉर्ट्स जिन्होंने बनाए थे, सो ये हमें देखने मिलेगा और इसीलिए एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा बन रहा है। तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं 29,700 वाला। जी, तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदे, ये है राय जय की। आइए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में टीसीएस में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। टीसीएस अब यहां से अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 2870 स्पॉट लेवल के आसपास टीसीएस अभी ट्रेड कर रहा है। टीसीएस के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहां से मोमेंटम बिल्डअप होगा और स्टॉक यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाएगा। 2940 2950 तक के मूव टीसीएस के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, तो टीसीएस में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा और नीचे में 2810 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शंस के जरिए 2900 वाला कॉल टीसीएस में 40 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट्स हम स्पॉट लेवल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अचीव होने पे 60 से 70 रुपए तक के टारगेट टीसीएस के 2900 के कॉल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस का 2900 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 20 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 से 70 के टारगेट के लिए। स्पॉट लेवल के हिसाब से 2950 तक का मूव देखने को मिल सकता है। परफेक्ट, ओके। टीसीएस खरीदे चाहे तो ऑप्शन के जरिए, चाहे सीधे सीधे फ्यूचर्स। आइए बढ़ते आगे और अब आशीष तैयार है बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, 4 है ना अभी बैन में, कितने? बिल्कुल अनिल जी, 4 स्टॉक फिलहाल बैन में है और 4 में से एक स्टॉक ऐसा है जो निकलने की पूरी तैयारी बना रहा है। सन टीवी यहाँ पर फोकस रखना होगा। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है
घटकर 81.5% होगी 81.5%। तो संभावना है कि सन टीवी जो है बैन से बाहर निकलता हुआ नजर आए। अच्छा, सन टीवी। और अंदर एंट्री में तो कोई दावेदार नहीं है अनिल जी, और बाकी के सब स्टॉक जो है तीनों, खासतौर पर आप देखिए पीएनबी यहाँ पर बिल्कुल पोजीशंस कम नहीं हो रही हैं। कल करीब 135% थी, आज घटकर 130% हुई है। तो पीएनबी तो लंबे समय तक बैन में बना रहेगा, कैनरा बैंक भी बैन में रहेगा, सेल भी रहेगा। फ्रेश एंट्री किसी की नहीं है, सिर्फ एक सन टीवी ऐसा है स्टॉक जो शायद आज बाहर निकल जाए। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए एफएनओ में सन टीवी बाहर आने की तैयारी में। कल आप फिर आराम से खुल कर ट्रेड कर पाएंगे सन टीवी में, ये साफ दिख रहा है। आइए, विश्वेश जी तैयार है अपने पिक के साथ। विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से जो बिकवाली आई थी वो कहीं एब्जॉर्ब हो गई है, और अभी करंट लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे फोकस करना चाहिए, और पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो एक्सिस बैंक मुझे लगता है वो स्टॉक 620 के लेवल से काफी नीचे आ गया था। अब ऐसा लग रहा है कि रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है। तो एक्सिस बैंक का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 10 रुपए के आसपास, उसमें 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पे जो टारगेट होंगे वो 15 रुपए और 20 रुपए के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक के कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहिए। और जी जो डेटा है वो ये है कि एक्सिस बैंक के कॉल में आज हैवी अनवाइंडिंग है, और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर हो रहा है। तो मुझे लगता है, जैसे जय ने भी कहा कि बैंक निफ्टी का 3 वेव करेक्शन खत्म हो गया, एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द कैंडिडेट जो शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में, बिकॉज ये स्टॉक चला ही नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है तो मेरा ये मानना है एक्सिस बैंक इज लाइकली टू आउट परफॉर्म द बास्केट, क्योंकि उसका वेव 4 हो गया है। तो एक्सिस बैंक का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है 10 रुपए के आसपास, 7 रुपए का स्टॉप लॉस, और 15 रुपए और 20 रुपए के टारगेट रहेंगे एक्सिस बैंक के 600 के कॉल में। परफेक्ट, 600 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदे एक्सिस बैंक का। लेकिन वरुण एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए जो कि आपको सुनने में अच्छी नहीं लगी। मेरे को तो अप्रूव करने में भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वरुण लाए तो मैंने कहा ठीक है, अब इतनी मेहनत की है वरुण ने तो सही है सर। इतनी बनाई तो बता दो वरुण। सर अब रिसर्च ये है कि रुपए ने सबसे बेकार परफॉर्मेंस किया है। हाँ। पूरे एशिया में सबसे घटिया परफॉर्मेंस अगर आप कहें तो रुपए का, हमारी करेंसी की इनफैक्ट हम तो श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पिछड़ गए, ये हालत हो गई है, क्योंकि हमारी करेंसी जो है उसमें करीब 3.6% की गिरावट हुई है, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान की करेंसी इतनी खराब आइडिया कहाँ से है कि इस पे भी रिसर्च करनी चाहिए की क्यों? देखिए अनिल जी 74 के आसपास रुपए फिर से पहुंच रहा था। हाँ। तो इसके लिए सोचा कि देखा जाए कि रुपया आखिर हो क्या रहा है रुपए में। तो समझ में आया कि इस साल पूरे 3.5% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि आप डॉलर इंडेक्स देख लीजिए 6% के आसपास का उछाल है। तो गिरावट हुई है, माफ कीजिए, डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है। तो आइडियली होता है कि डॉलर इंडेक्स में जब भी गिरावट होती है तो आपका रुपए जो है वो तो अप्रिशिएट होना चाहिए। तो इनफैक्ट रुपए भी डिप्रिशिएट हुआ है। 31 दिसंबर 2019 को अगर आप देखें तो उस समय रुपए करीब 71 के आसपास था, और अब 74 के आसपास है। तो इस लिहाज से ये देखने की कोशिश की कि बाकी करेंसीज का क्या हुआ है, तब समझ में आया कि श्रीलंका और पाकिस्तान यहाँ भी करीब 3.5% के आसपास की गिरावट हुई है, लेकिन हमारी करेंसी में इससे भी ज्यादा 3.6% के आसपास की गिरावट हुई है। इनफैक्ट बाकी करेंसीज अगर आप देखें तो इंडोनेशिया करीब 2% के आसपास की बढ़त हुई है, ताइवान 6.4% की बढ़त हुई है, चीन यहाँ भी करेंसी में करीब 6.2% की बढ़त हुई है। इनफैक्ट जितनी करेंसीज अगर आप देख लीजिए वहाँ 6.2% की बढ़त हुई है। और इनफैक्ट अनिल जी ये गिरावट इसके बावजूद है जब इंडिया में जो एफपीआई के इनफ्लोज है 2012 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पे है, $21.7 बिलियन के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि एफपीआई लगातार पैसा डालते जा रहे हैं, डॉलर आ रहा है लेकिन रुपए कमजोर होता जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आरबीआई ने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है डॉलर, क्योंकि वो अपनी किटी भरना चाहते थे। वो तो $580 बिलियन कर दिया, पहले 400 था। बट अब ये आंकड़े कुछ लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, बट इसका रीजन तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, रुपए डिप्रिशिएट हुआ है इनफ्लोस आने के बावजूद, और एशिया में सबसे कमजोर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। शायद इसी के लिए आरबीआई ने ज्यादा डॉलर ले लिए होंगे। तभी आईटी स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। वो तो गवर्नर साहब से मैं बात कर रहा था ना, जब इंटरव्यू किया था मैंने पूछा था, मैंने कहा ये तो एफआईएस के इतने पैसे आ रहे हैं, वापस निकलेंगे तब क्या होगा? बोले चिंता मत करो, हमारे पास बहुत पैसे हैं। बोले कि अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो शायद वही फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया तो 580 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, तो कोई टेंशन नहीं है। एक जमाने हमारे पड़ोसी के पास मुश्किल से 8-10 बिलियन डॉलर का भी नहीं होता था पाकिस्तान, आज भी इतना ही होगा।
उनका ज्यादा नहीं बढ़ा, कुछ है नहीं, $5-7 बिलियन वो तो IMF से लोन लेना पड़ रहा है उन्हें, उससे ज्यादा तो हमारी कई सारी कंपनियों की ट्रेजरी में होते हैं। तो चलिए, ये है रुपए में कमजोरी, लेकिन कमजोरी के अपने फायदे भी है, और फायदे मिलते हैं एक्सपोर्टर्स को। अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं और रुपया कमजोर है तो उन्हें होता है फायदा। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ। बताइए जय। अनिल जी, ये बाउंस बैक में आइशर मोटर्स पर खरीदी करने की सलाह है कॉल ऑप्शन के थ्रू। इसका 2500 का कॉल ऑप्शन इनफैक्ट खरीदने की मेरी सलाह है, जो करीब अगर आप देखें तो 37.5 39 ये रेंज में मिल रहा है। इसको खरीदना चाहिए। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर में जिसका जो पहला टारगेट बन रहा है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 61, सेकंड टारगेट बन रहा है 70। 61 एंड 70 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। इसमें स्टॉप लॉस अनिल जी बहुत ही छोटा सा बनेगा, मैं कहूँगा कि 27 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखे तो आप देखें तो लगभग 10-11 पॉइंट का ही एक स्टॉप लॉस बन रहा है। 350 का लॉट है तो करीब 3.5 से 4,000 के बीच में इसका एक स्टॉप लॉस है रुपीज टर्म में। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ट्रिपल जिगजैग करेक्शन पैटर्न क्लियरली खत्म हुआ है, एक WXY करेक्शन हम जो बोलते हैं, और 50 डेमा पर ये स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, कल लिया था इनफैक्ट, और आज इसके ऊपर सस्टेन कर भी रहा है। तो जनरली ऐसे फॉल अनिल जी जब भी आते हैं तो मार्केट में हमें एक बाउंस बैक देखने मिलता है 50% तो एटलीस्ट देखने मिलता है। तो आइशर मोटर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग 2550 से लेकर ऊपर में 2600 तक के लेवल्स हमें दिखाएगा। 50 to 61% रिट्रेसमेंट होता है तो, एंड वही ध्यान में रख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कॉल ऑप्शन जो है वो लगभग 61-70 तक हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टारगेट्स बनकर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है आइशर मोटर का कॉल ऑप्शन। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आइशर मोटर्स पर रखिए नजर, 2500 का कॉल खरीदिए। ये है आपके लिए जय ठक्कर की राय। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, देखते हैं 13,500 आएंगे कि नहीं। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या है। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स वैसे ही हैं जैसे हमने लास्ट टाइम जो स्ट्रैटेजी अपडेट लिया था, तो 20 पॉइंट्स ही नीचे है, पर वहां से कुछ मूवमेंट नहीं आया है। नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है सर, 0.4% ऊपर है। यूरोप के बाजार तेजी में है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसले हैं, बट 1% तक की तेजी आपको यूरोप में इस समय दिख रही है। तो ग्लोबल क्यू स्टेबल है सर, ठीक है, मतलब बुरे तो बिल्कुल बुरे तो नहीं है सर। करेक्ट। तो बेसिकली अभी भी दीप वही है कि पोजीशन कम रखें, ठीक है, वोलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है, उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन चूंकि संकेत थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ सकता है कि तेजी की पोजीशन रखकर भी जाएं। अपने अहम लेवल के नज़दीक बंद हो रहे हैं। जो शॉर्ट लेवल की रेंज थी 13,475 13,550 एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा है निफ्टी, लेकिन आप फ्रेश शॉर्ट नहीं करें क्योंकि आखिरी 10 मिनटों के लिए करने का कोई मतलब है नहीं। तो आप एक काम करिए, सिंपल चीज़ें, अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलें। ऊपर में 13,600 का या 13,700 का कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हैं अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो। बैंक निफ्टी पर आज 30,000 का कॉल ऑप्शन भेज दीजिए। सिंपल ये स्ट्रेटेजी आपके लिए ठीक रहेगी अगर आपको करना। कॉन्फिडेंस है होल्ड करने का, हेज के साथ होल्ड करने का कॉन्फिडेंस है। अब कल जितना बुरा हाल था तो ही नहीं गिरे, तो अब वैसे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 22 पॉइंट ही डाउन नीचे दिख रहा है तो 220 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कल इतने खराब में रिकवर हो गए तो इसका मतलब पैसे की ताकत तो है। पैसे की ताकत तो है, पैसे की ताकत को कौन नहीं मानता भाई, सब मानते हैं। कोई सामने से बोल के माने, कोई बिना बोले माने, मानते सब है। बिल्कुल। हाँ, तो पैसा है, और देखिए आज पैसे की ताकत देख लो, पूरी आपको स्क्रीन पे दिख रही, नीचे से ऊपर जो पहुंचे हैं वो पैसे की ताकत ही तो है, और क्या है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो सेंटीमेंट सुधार दे। देखो आप ऑनेस्टली देखिए, कोई ऐसी खबर थोड़ी आई है कि जिसकी वजह से आपका सेंटीमेंट एकदम ठीक हो जाएगी, सब बढ़िया हो गया जी। लेकिन बाइंग किए, किसने पैसा डाला है, जो बेचने वाले एग्रेसिव ट्रेडर्स से वो हल्के हो गए, निकल गए, तो देखिए बाजार मजबूत है। इसलिए लिक्विडिटी और पैसे का दम है, इसलिए आप होल्ड कर सकते हैं। और सुबह आपने बताया भी था कि पीसीआर ओवरसोल्ड जोन्स पर आ गया था, तो वहां से भी अच्छी रिकवरी बाजार में आई है, होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग्स। ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से सलाह। आइए एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, हमने सीरीज के स्टार्ट में काफी सारे एफएमसीजी में इनिशिएट किया था लॉन्ग, जिसमें से एक नेस्ले था, और
ऑलमोस्ट 17,500 के आसपास इनिशिएट किया था। मुझे लग रहा है आज नेस्ले जो सिग्नेचर दे रहा है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट राइज फ्रॉम द करंट लेवल दे रहा है। तो नेस्ले के बहुत ही बेहतरीन डेटा और प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है नेस्ले को BTST करना चाहिए। 18,300 के स्टॉप लॉस से नेस्ले में लॉन्ग करना चाहिए और यहाँ पे 19,000 मतलब यहाँ से 500 रुपए दूर 19,200 19,500 ये 3 टारगेट के लिए मुझे लगता है नेस्ले करना चाहिए। नेस्ले के 19,000 के कॉल ऑप्शन में बहुत हुआ है, रिलेटिवली नंबर ऑफ शेयर्स कम है बिकॉज प्राइस बड़ा है, लेकिन फिर भी रिलेटिव परसेंटेज में देखेंगे तो हुआ है। मुझे लग रहा है जिस स्पीड से ये जा रहा है 19,000 को ये भेद के ऊपर काफी जा सकता है। तो नेस्ले फ्यूचर में BTST करके जाए, डेफिनेटली कल ऊपर ही खुलना चाहिए जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर है। ओके, तो नेस्ले पर कन्विक्शन है विश्वेश जी का, यहाँ पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं, ये है आपके लिए राय। थोड़ी देर पहले हम मिड कैप IT स्टॉक्स की बात कर रहे थे। देखिए अनिल जी की जो रिकमेंडेशन थी KPIT टेक अच्छा उछाल है, बिरला सॉफ्ट पर लगातार 2 दिन अच्छी खरीदारी आई है। कल भी हमने देखा ब्लॉक डील हुई थी, अच्छी फंड बाइंग हुई है। और टाटा एलेक्सी ये भी एक स्टॉक है जो अच्छी मूव्स दिखा रहा है। कुणाल जी क्या चल रहा है टाटा एलेक्सी की चार्ट में? लगातार मार्केट फोकस में आता रहता है, टाटा मोटर्स के साथ भी क्लोजली लिंक्ड है इसकी परफॉर्मेंस, पर आज अच्छा उछाल है, कॉन्फिडेंस बनता है सर यहाँ से और तेजी देखते हैं? देखिए दीपांशु, अभी मैं और राकेश जी सारे मिड कैप IT स्टॉक्स देख रहे थे और टाटा एलेक्सा बहुत बढ़िया चार्ट है, क्लियर आउट परफॉर्मर है। केवल एक हर्डल इमीडिएटली 1700 पर नजर आती है, तो बस यही एक अड़चन है। 1700 ये स्टॉक पार करेगा तो यहाँ एक असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। और मिड कैप IT दीपांशु बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगभग सभी स्टॉक्स में काफी बड़े एक अंतराल के बाद दोबारा से तेजी बनते हुए दिख रही है, तो बिल्कुल फोकस रखना चाहिए, लेकिन नई खरीद करें 1700 के ऊपर। ओके, तो नई खरीद करनी है आपको 1700 के ऊपर, तब तक थोड़ा आप ध्यान रखें, बट डेफिनेटली टाटा एलेक्सी पर मूव अच्छी है। और KPIT टेक पर एक बार नज़र डाल दीजिए, 13% का उछाल इस स्टॉक पर आपको आते हुए दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट 15% ऊपर ये स्टॉक है। कल भी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक ने दिखाई थी, आज भी अच्छी तेज़ी आपको ये दिखा रहा है। जैन साहब की एक पिक फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, वहाँ पर भी आप 6% की तेज़ी इस समय बनते हुए देख रहे हैं। सुमित जी, फर्स्ट सोर्स पर कोई राय? 76 के लेवल्स पर आया ये काउंटर? दीपांशु, बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, लोअर लेवल से बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 66 के लो से स्टॉक 76 के पास आ चुका है। स्टॉक का ऊपर में इमीडिएट हर्डल है 78 का। 78 का लेवल टूटने के बाद फर्स्ट सोर्स में और तेजी देखने को मिलेगी और फिर 82 से 85 रुपीज तक के लेवल फर्स्ट सोर्स में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने बाय ले रखा है वो पोजीशन होल्ड करें, 70 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 82 से 85 तक का मूव देखने को मिल सकता है। एक बार 78 का लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा उसके बाद। ओके, तो यह है आपके लिए फर्स्ट सोर्स। L&T टेक, L&T इन्फोटेक, यहाँ पर अच्छी खरीदारी है। साइंट अगेन काफ़ी एक्टिव रहता है जब मिड कैप IT की बात करें, और साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आ रही है। E-क्लर्क्स पर भी मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। तो मिड कैप्स में एक ज़बरदस्त एक्शन है और उसको लीड करते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप की अगर बात करें तो वहाँ पर IT स्टॉक्स पर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। इसके अलावा कैडला हेल्थ केयर, यहाँ पर अच्छी मूव्स आती हुई दिख रही हैं और स्टॉक भी सुबह से ही अच्छी तेज़ी में है और डेज हाई के करीब ही आज ज़्यादातर इसने ट्रेड करते हुए देखा। तो फार्मा के स्टॉक्स अगर बात करें तो सबसे अच्छी मूव सिप्ला और कैडला इन्हीं पर आती हुई दिखी है। बंसल जी, अगर किसी की पोजीशन है कैडला पर तो क्या कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए? कल तो वागले साहब की भी पिक थी, वहाँ से हमने मूव देखी, उसके बाद ऑफकोर्स थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, पर अगर पोजीशन है कैडला पर बंसल जी तो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। और जब वागले जी ने रिकमेंड किया था तब ये वॉलेटिलिटी नहीं थी और इसका एक अहम लेवल है 460 का, और कल सिर्फ एक शेकआउट हुआ था, 460 के नीचे गया, वापस आज देखें तो कंफर्टेबली काफी ऊपर 460 के ऊपर काफी ऊपर लेवल पे बंद हो रहा है। तो जिनके पास है क्लियरली कैरी फॉरवर्ड करें, 460 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना चाहिए, एल्स ये स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। बिल्कुल, तो नज़र रख के जाइए, कैडला पर अच्छी तेज़ी के साथ ये क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। ये है आपके लिए एक बढ़िया काउंटर। पेज इंडस्ट्रीज़ पर भी एक मूव आया है। नेस्ले की अभी हम बात कर रहे थे, पेज इंडस्ट्रीज़ की भी मैं चार्ट देख रहा था, वहाँ पर भी डेज हाई की तरफ आप क्लोजिंग के लिए मूव कर रहे हैं। हैवेल्स और वोल्टास यहाँ पर भी निश्चित से उसे खरीदारी आई थी, पर अब उन्होंने वो गिव अप कर दिया। टाइटन, इस बीच एक बार जरा टाइटन पर वागले साहब से व्यू ले लेते हैं। वागले साहब, थोड़ी देर पहले स्पाइक आया है टाइटन पर, बताएं सर, 1500 के ऊपर है, क्या लग रहा है चार्ट?
दीपांशु, व्यू तो पॉजिटिव है। कल अगर इसको 1530 के पार निकलेगा तो फिर ये 1600 की तरफ जाएगा। 1580, 1590 इंट्राडे का मूव दे सकता है, लेकिन बाय करना है आपको 1530 से ऊपर ही। ओके, 1530 के ऊपर बाय करना है, पर डेज हाई की तरफ ये स्टॉक क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो टाइटन पर जाते जाते एक मूव आया है, डीएलएफ पर जाते जाते मूव आया है, आईजीएल अब 6.5% डेज हाई पर क्लोजिंग दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स बाकी फिर जो आईटी काउंटर्स हैं वहाँ पर तो अच्छा ही दिन रहा है। कल की गिरावट के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रिकवरी आएगी, बट अच्छा एक्शन बाजार में आते हुए आज हम अच्छी तेज़ी के साथ खुले, पर वो फिर लेवल्स होल्ड नहीं कर पाए। डिप आया और फिर डिप के बाद जो रिकवरी आई है वो काफ़ी मजबूत रही है और डेज हाई के करीब ही आप क्लोजिंग की तैयारी दे रहे हैं। इस समय अदानी पोर्ट 5.5% का उछाल इस काउंटर पर आता हुआ टॉप गेनर रहा निफ्टी का, पर आज सपोर्ट आया है पूरे के पूरे आईटी यूनिवर्स से। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और साथ ही टीसीएस। अच्छी खरीदारी इन सभी काउंटर्स पर होती हुई दिखी है। गेल और आईजीएल अच्छी खबर आती हुई दिल्ली में ऑर्डर दिए गए हैं कि अगले 5 हफ्तों तक सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पीएनजी पाइप नेचुरल गैस यूज करना होगा। सन फार्मा अच्छी तेजी इस काउंटर पर आती हुई। आयशर, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले जय 2500 के कॉल पर खरीदारी दे रहे थे। एलएनटी, डिवीज लैबोरेटरीज, एशियन पेंट्स, सिप्ला, हीरो मोटोकॉप, भारती एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज कुछ और गेनर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स निफ्टी के नेगेटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, वो भी अप टू 1% तक की गिरावट। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर मामूली सी गिरावट आई है, बट दिग्गज नेम्स हैं जो हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग दे रहे हैं। वायदा कारोबार की बात करें तो मिड कैप आईटी ऑल द वे, कोफॉर्ज, माइंडट्री, परसिस्टेंट, अच्छी खरीदारी यहां पर आपको आती हुई दिखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आईजीएल अच्छी मूव यहां पर आई खबरों के बाद 6.5% ऊपर। बंधन बैंक, पीएनबी, सन टीवी बैन से बाहर आने की तैयारी में। टेक महिंद्रा अच्छी मूव यहां पर भी आती हुई। वेदांता, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा पावर, स्टील अथॉरिटी, इन्फो एज और साथ ही कैनरा बैंक, यहाँ पर भी शानदार मूव आती हुई दिखी है सर। बिल्कुल, तो बेहतरीन रिकवरी निचले स्रोत से और दिन के हाई पॉइंट पर बंद होने की तैयारी बाजारों की, ये है आज का पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। अच्छी खरीदारी के साथ बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं और कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार की तेजी में अपना योगदान दिया है। आज स्पेशली आईटी शेयर अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद हुए। फार्मा शेयर अच्छी मजबूती, भरोसा यहीं पर आता है जब भी बाजार खराब। 1220 बंद हो रहा है इन्फोसिस, एचसीएल टेक न्यू हाई, वाह। तो ये है तगड़ी खरीदारी आपके लिए आईटी शेयरों में आती हुई दिख रही है और काफ़ी अच्छी खरीदारी मिड कैप आईटी शेयरों में भी आती हुई दिख रही है, वहाँ पर भी तगड़ी खरीदारी है। माइंडट्री 8% का बड़ा उछाल दिखाता है। चलिए, घंटी की मधुर आवाज़, बाजार बंद हो चुके हैं। ओहो, सेक्सॉफ्ट आज सुबह जैन साहब ने दिया था ना 10 की कमाई में, सेक्सॉफ्ट या कल दिया था। आज 10% ऊपर है। उनका साइबर टेक जो उन्होंने जेम्स में दिया 10% ऊपर है। बिरला सॉफ्ट आप बताइए 14%। इवन केपीआईटी जो हमने रिकमेंड किया था दो दिन पहले 14% ऊपर है। क्या भाग रहे हैं। मैस्टेक 8% ऊपर, गजब। जो स्टॉक भाग रहे हैं वो भाग ही हैं और अच्छे खासे भाग रहे हैं, ये आपके लिए। आइए, बाजार बंद होने के बाद एक्शन क्या है वो बता दूं और उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप कोई नई और लग्जरी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज शाम का शो जरूर देखिए, जिग्निशन। उसमें हम आपको बताने वाले हैं वोल्वो की एक अपकमिंग कार, बड़ी लग्जरी कार है, S60 का रिव्यू, जो भारत में जल्दी लॉन्च होने वाली है। और अगर आप रोज ऑफिस आने जाने के लिए बाइक खरीदना चाहते हैं, बाइक, कार नहीं बाइक, आपकी उम्र में बाइक में भी आ जा सकते हैं। वरुण आता है सर, वरुण बाइक पे आता है। अच्छा हाँ, तो वरुण के लिए नई बाइक खरीदने का मौका। एक इंटरेस्टिंग बाइक आ रही है होंडा की, हॉर्नेट 2.0। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फीचर्स कैसी है, वो बताएंगे आपको। तो जिग्निशन में आज 2 खास बातें, एक तो वोल्वो की लग्जरी कार, उसका आपको मिलेगा पूरा डेमो, और साथ ही होंडा की नई बाइक, ये भी। ये कार वाला भी ज़्यादा, बाइक वाला भी ठीक है, जिस हिसाब से ऑफिस से घर जाने में 2.5-3 घंटे लग रहे हैं हमें आजकल। अभी बाइक की बेस्ट अभी वही टेंशन है, 3 घंटे ट्रैवल करना है बाई रोड। तो बाइक मैंने तो ट्रेन का पास बनवा लिया, बन चुका है, वेरी गुड। चलिए, बढ़िया है। तो ट्रेन सबसे फास्टेस्ट है। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो बड़ी समस्या है। हाँ, कुणाल जी चूंकि हाथ खड़ा करें, कुणाल जी आपकी गाड़ी बुक कर दूं लग्जरी वाली वोल्वो की?
नहीं अनिल जी, देखिए ऐसा है कि हमारे बंसल जी काफी दिनों से लग्जरी गाड़ी खरीदने की फिराक में हैं। तो अनिल जी, मैंने उनको एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, तो आप अनिल जी सुझाव पर गौर कीजिएगा। बताएं। तो सुझाव मैंने ये दिया अनिल जी कि बजाय इसके कि वो इसको खरीदें, कुछ प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर दें अपनी गाड़ी का। तो मैं अनिल जी 5-6% स्टेक खरीदने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को भी अनिल जी स्टेक खरीदना हो तो वो बंसल जी की गाड़ी में स्टेक खरीद सकते हैं अनिल जी। बंसल जी की गाड़ी का प्री आईपीओ प्लेसमेंट, वाह क्या आइडिया है। जब कुणाल जी का बिजनेस में आइडिया मानना पड़ेगा, गजब चलता है। बंसल जी गौर फरमाए, बिल्कुल आइडिया बुरा नहीं है। देखिए आपके पैसे के पैसे बन जाएंगे और गाड़ी की गाड़ी आ जाएगी। वैसे एक चीज़ बताऊँ, आप जो भी गाड़ी खरीदेंगे वो अपने आप लग्जरी गाड़ी हो जाएगी। अगर बंसल जी बैठे हैं तो फिर लग्जरी गाड़ी तो मानी जाएगी कैसी भी हो। तो चलिए, लग्जरी गाड़ी खरीदने का आपका जो मन है उसके लिए आपके लिए शाम का शो है। एक और शो शाम का बड़ा खास है, वो है कोविड पर ही, और शाम 6 बजे आप देखिएगा। ब्रिटेन में जो ये कोविड का नया स्ट्रेन मिला है, कोई स्ट्रेन कहता है, कोई वेरिएंट कहता है, हम कहते हैं इसको ये नए तरीके का वायरस है। तो कोरोना का ही है, लेकिन कोरोना की फैमिली से जुड़ा हुआ कोई अलग तरह का कोरोना है, और इससे हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हमारे यहाँ जो भी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से फ्लाइट्स आ रही हैं उस पर रोक लगा दी 31 दिसंबर तक। और साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि 5 जनवरी तक नाइट, अरे 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। तो 31 दिसंबर गया सर, क्रिसमस गया, 31 दिसंबर दोनों गया सर। अरे मैं तो सोचा कि भाई हम तो पार्टी वार्टी वाले आदमी है नहीं, तो इतना सोचते नहीं। अभी एकदम मुझे ख्याल आया, अरे सुमित जी अब आप क्या करोगे? अनिल जी वैसे भी एक्सपायरी वाला डे है, वर्किंग डे अनिल जी 31। चलो देखो कितनी खुशी है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। बाकी मतलब ये तो वैसा है कि जो कहते थे हमारे मारवाड़ी में कहावत है, खाएंगे नहीं तो गिरा तो देंगे। हम नहीं खा रहे, दूसरों को गिरा दे। समझिए, ऐसा मत सोचो, दूसरों को तो कर दे, तो आप नहीं कर पा रहे वो ठीक है। बाकी जय वगैरह को, विश्वेश का, इनका प्लान तो पक्का चौपट हो गया। ये दोनों हमारे गुज्जू भाई, इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ प्लान किया था। जय, प्लान था ना आपका 31 का? अनिल जी बिल्कुल प्लान तो था, और फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान था अनिल जी। बट अनिल जी 11 बजे के पहले घर पर आ जाएंगे, क्योंकि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू है, तो जो जितना टाइम मिला उसी में पार्टी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जो समय मिले उसी में आप काम चला लें। 11 बजे के पहले घर पहुंच जाए, वो ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, उस दिन बहुत ट्रैफिक होने वाला है। तो आप सोचो कि 11 बजे पता चला 11:15 और 11:30 तक पहुंचे, बीच में ट्रैफिक में अटक के, तो वहीं अटक जाएंगे। ध्यान रखना, पहले टाइम का मार्जिन लेके चलें, वो ध्यान में रखिए। तो अब बात यह है कि न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए जो ये सख्ती बढ़ती जा रही है, सतर्कता बढ़ती जा रही है, और 11 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट्स, पब, बार वगैरह जो बंद रहेंगे, इससे वो होटल और रेस्टोरेंट मालिक बड़े परेशान हैं, क्योंकि भाई यही सीजन है और इसी सीजन में आपने हमारा बिजनेस बंद कर दिया। और चूंकि क्या प्लानिंग पहले से कर चुके हैं, बुकिंग्स ले चुके हैं, वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। जो स्टार्स वगैरह, कलाकार वगैरह जो लोगों में परफॉर्म करते हैं, उनको बुक कर चुके हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात तो है ही। क्या महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू ज़रूरी है? क्या महाराष्ट्र सरकार जल्दबाजी में तो फैसला नहीं ले रही है? और क्या कोरोना को रोकने का एकमात्र तरीका है ये सब बंद कर दिया जाए, और इससे इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट होने वाला है उसका क्या? इस पर होगी खास चर्चा। डॉक्टर राहुल पंडित, मेंबर कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र, जुड़ेंगे हमारे साथ। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स। गुरुबख्श सिंह कोहली, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी रखेंगे अपनी बात इस शो में। आप भी देखिएगा। शो का नाम है कर्फ्यू से टलेगा कोरोना कमबैक। ये है आज का खास शो। और आज के बाद कल नहीं परसों गुरुवार का खास शो, जो कि आमतौर पर शुक्रवार को होता है, जिसका आपको इंतजार काफी लंबे समय से था, बीच में ब्रेक हो गया, वो है शो मस्ती की पाठशाला। इस न्यू ईयर पर आप किस सेलिब्रिटी से क्या गिफ्ट लेना चाहते हैं और क्यों? इस सवाल का जवाब देना है आपको। आपको किस सेलिब्रिटी से गिफ्ट चाहिए? पहले तो आप अपने पसंद का सेलिब्रिटी चुनें, फिर आप गिफ्ट चुनें। ये चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, पहले गिफ्ट चुन ले और फिर आप सोचेंगे यही मुझे दे सकता है, तो सेलिब्रिटी भी चुन सकते हैं। कौन सा आने वाला है वैसे? हालांकि हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपकी बात पहुंचे उस सेलिब्रिटी तक, लेकिन आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए और क्यों, ये बताइए। और किस सेलिब्रिटी से चाहिए, इस पर होगी मस्ती की पाठशाला गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे। सोच विचार कर लिया आपने बंसल जी, या अभी भी सोचना बाकी है? नहीं अनिल जी, देखिए लिस्ट तो मैंने काफी लंबी बना ली है, बट यहाँ पे दुविधा इस चीज की है कि एक ही ऑप्शन अनिल जी आपने दिया है, तो अभी बस इसमें वर्क करना है कि जो 8-10 गिफ्ट मैंने सेलेक्ट करे हैं उनमें से किसको ऑन एयर बोलना है अनिल जी। तो लिस्ट तो बनी हुई है। 8-10
बंसल जी लालच बुरी वाला एक भी नहीं मिला कहीं, ऐसा नहीं हो। ये देखो बंसल जी बदला ले लिया सुबह वाला, सुमित जी ने सुबह आप जो सुमित जी की मैथ्स में टांग खींचते थे ये देख लो, अभी हिसाब बराबर है। देखो ज्यादा देर लगती नहीं है, देखो अभी आपको बोल दिया सुमित जी ने कुछ एक भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन चिंता न करें, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी बात उस सेलिब्रिटी तक पहुंचे भी और गिफ्ट की आपकी संभावनाएं भी बने। तो चलिए मस्ती की पाठशाला लंबे समय के बाद फिर से करेंगे शुरू, और गुरुवार को दोपहर में 3:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा जरूर।